बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है फूल ही फूल है अंदर मेरे और इसकी राइटर हैं आलिया हीरा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। जीप बड़ी सड़क को छोड़कर जूं ही कच्ची सड़क पर उतरी, शजरा की आंख खुल गई। अपने अतराफ नज़र दौड़ाई। एक तवील सफ़र के बाद अब उनकी जीप कच्ची सड़क पर लड़खड़ाती हुई चल रही थी। दोनों तरफ खेत थे, फसलें कटने के लिए तैयार थी। उसने हाथ बढ़ाकर पत्तों को छुआ। नर्म नर्म सी हिद्दत उसके अंदर दौड़ गई। अगली सीट पर ड्राइवर के साथ सही कली यार खान बराजमान थे, जबकि होना तो ये चाहिए था कि लम्हा भर को उसने सोचा और फिर बाहर देखने लगी। जो होना चाहिए था हमेशा वही तो नहीं होता। क्या अंट शंट सोचने लगी हो शजरा? डोंट बी सिली। इस तरक्की याफ्ता दौर में ऐसी सोच। उसने खुद को सरजनिश किया। मगर तरक्की याफ्ता दौर का ये मतलब तो नहीं है कि इंसान इखलाकी तकाजे पूरे ना करे, अपने फ़राइज़ भूल जाए। उसने खुद को जवाब दिया। गर्दन घुमाकर दाएं तरफ की हरियाली देखने लगी। प्यास लगी है तो पानी पी लो, थर्मोस में ठंडा पानी है। अभी आधे घंटे का रास्ता और है। आगे बैठे सही कली यार खान ने उसको जागते देखकर सर मोड़कर ऑफ़र की। बड़ा ख्याल है मेरा। जैसे उसने उनकी तरफ देखा ही नहीं, जैसे उन्हें सिर्फ यही जिम्मेदारी सौंपी हो कि मेरे खाने पीने का ख्याल रखे, और तो कोई एहसास ही नहीं है। मामा पापा, उसने ठंडी सांस भरी। मुन्नम उससे 1 साल बड़ी मगर बराबरी का दर्जा रखने वाली उसकी बहन। अली भाई, मंजर भाई। ओफ, शादी इंसान को कितनी जल्दी रिश्तों से, बल्कि मोहब्बत भरे रिश्तों से दूर कर देती है। आगे लड़की की किस्मत, मोहब्बत मिले या नफरत। और शजरा वकास गिलानी, तुम्हें क्या मिला? बाहर से आती ठंडी हवा ने उससे पूछा। एक लम्हा को रुकी और फिर बेख्तियार हंस दी। फ़िलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ मोहब्बत नहीं है तो नफ़रत भी नहीं है, बस एक ज़रा नफसियाती केस है। उसकी नज़रें आगे बैठे सही कली यार खान के पोस्ट पर जम गई। किस कदर ग्रेसफुल पर्सनालिटी से सही कली यार की। वो तो पहले दिन ही पोर पोर डूब गई। अपनी किस्मत पर नाजा थी। कितना डैशिंग बंदा मिला था उसे। कितनी लड़कियों के ख्वाब मुनहदिम हुए होंगे उनकी शादी से। भारी लहजे ने उसके दिल में घर कर लिया था। चलता था तो लगता था ज़माना रुक गया है। हर मौजू पर उसकी गिरफ्त थी। शजरा वकास गिलानी बहुत खुश थी, लेकिन उसकी सारी खुशी एक जुमले ने भग से उड़ा दी। अब थकी हुई होंगी, आराम करें। और वो हैरान थी, बल्कि परेशान नज़रों से उसे देखती रही थी। थका हुआ कौन था? उसके बाद उस दिन से लेकर आज तक आप ही आप रहा। वो पहले दिन की अरमानों से भरपूर दुल्हन थी। शहर की महंगी और माहिर तरीन ब्यूटिशन ने उसे निखारा था। रूसी लिबास से फाहरा ने 4 चांद लगा दिए थे। जेवरात की चमक से शुआएं सी फूट रही थी। मम्मा ने नज़र उतारी। सास ने घर लाकर बकरे का सदका दिया। अपनी तारीफ में कहे गए जुमले उसने खुद सुने थे। क्या हीरा मिला है बेगम रेहाना अली यार खान को। क्या खूबसूरत जोड़ी है। खुद उसकी नंदेवारी सदके जा रही थी। ऐसा हुस्न तो आदिल की दुल्हन और अदील की दुल्हन में भी नहीं था। लेकिन उसने झुरझुरी से लेकर आंखें खोल दी, लेकिन उसकी गुत्थी सुलझ ना रही थी। जीप इस वक्त खेतों के दरमियान से पक्की सड़क पर जा रही थी। खेतों के दरमियान और सड़क, उसे हैरत हुई। ये ज़मीन भी इन्हीं लोगों की होगी, जभी तो सड़क और वो भी पक्की सड़क बनाई गई है। उसने खुद से सवाल किया और खुद ही जवाब दिया। तभी मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। जी अम्मी जान। सहीक ने फ़ोन कान के साथ लगा लिया। जी अम्मी जान, पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर का फासला और है। यकीनन उसकी सास का फ़ोन था। उसने फ़ोन शजरा की तरफ बढ़ाया। अम्मी जान आपसे बात करना चाह रही हैं। हेलो। उसने फ़ोन थाम लिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। ठीक तो हो बहू रानी? जी अम्मी जान, बिल्कुल ठीक हूँ। पहली बार ऐसा सफ़र कर रही हो, मज़ा तो आ रहा होगा? जी अम्मी जान, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तुम और इंजॉय करोगी। सही को फ़ोन दो। जी अच्छा। फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मज़ा? उसने हाथ बांधकर कपास की हद्द नज़र तक फैली हुई फसल को देखा। इस माहौल में क्या मज़ा आ सकता है? क्या चीज़ एंजॉय करे? हाँ, सामने करोफर से गर्दन उठाए बैठा बंदा अगर पीछे होता तो यकीनन ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का यादगार सफ़र होता। मगर उसने सीट से सर टिकाकर पलकें मूंद ली। कब किसी को मुकम्मल जहां मिला है? कहीं मोहब्बतों की ऐसी बारिशें बरसती हैं कि पोर पोर भीगे, मगर मोहब्बतों के दरिया ना सोए। और कहीं हर आसाइश हर चीज़ होती है, मगर मोहब्बत नहीं होती। ये ठीक है कि अप्सरा में उसे टूट कर मोहब्बत मिली। सब ने रास्ते में फूल बिछाकर उसका इस्तकबाल किया, मगर ये सब मोहब्बतें बहुत पीछे रह जाती हैं जब वो एक शख्स ही ना उसे चाहे। थैंक गॉड। खुशी से लबरेज आवाज़ पर उसने आंखें खोल दी। सामने बड़ा सा स्याह गेट धीरे धीरे खुल रहा था। शायद हवेली आ गई थी। वो सीधी होकर बैठ गई। जीप गेट के अंदर दाखिल हो गई। तहद्दे निगाह फैला सब्जा हवेली की दीवार के साथ साथ दूर तक लगे आम, अनार, सेब के दरख्तों की कितार। सर घुमाया इसी तरफ,
हार सिंगार और यूकलिप्टस के दरख्त तवील रविश में चलती जीप पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। ओह, उसके अंदर से गहरा सांस निकला। ये हवेली है या बंगला? आइए। सही अली यार खान ने नीचे उतरकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो अपना हैंड बैग और चादर हाथों में उठाकर नीचे उतरी। मुसलसल इतनी देर बैठे रहने से लम्हा भर को टांगे डगमगाई। सहारे के लिए हाथ आगे बढ़ाए और जीप का दरवाज़ा पकड़ लिया। ड्राइवर से बातें करता वो आगे जा चुका था। उसने संभल कर कदम आगे बढ़ाए। अब खुद ही संभलना था। वो वक्त गुजर गया था जब ज़रा सा ललखराती और संभालने के लिए शफीक हाथ आगे बढ़ते। उसने कहीं पढ़ा था शादी एक जुआ है, हार गए तो ज़िंदगी भर का अजाब और जीत गए तो दुनिया में जन्नत। मगर नहीं, आगे चलते हुए उसके कदमों में मजबूती थी। अगर वो शादी का जुआ जीती नहीं है तो हारेगी भी नहीं। रज़िया, ये तुम्हारी मालकन, सही एक मुलाजमा से कह रहा था। सलाम छोटी बीबी, उसने सर उठाकर इशारे से जवाब दिया। ये गुलाबो, रजो, रईस और कादिर। वो शजरा की तरफ सर घुमाकर कह रहा था। दोस्ताना मुस्कुराहट से शजरा ने उन्हें देखा। ये हवेली बहुत बड़ी है, देखने में दिन लग जाएंगे। सही उसके साथ कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। हवेली का ये हिस्सा जिसमें हम चल रहे हैं अभी तामीर हुआ है। मुझे शहरों का शोरगुल पसंद नहीं, इसलिए मैं हमेशा ज़मीनों पर रहता हूँ। मुझे बताने का मकसद। वो खामोशी से सर उठाए चलती रही। उसका पिछला हिस्सा जूं का दूर रखा गया है। यहाँ पुश था पुश से मेरे दादा, उनके दादा आबाद रहे हैं। वो बगौर उसकी बात सुनती रही। सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों ऊपर आ गए। ये किचन है। उसने पहला दरवाज़ा खोला। उसमें एक ही दरवाज़ा डाइनिंग हॉल में खुलता है। ये ड्राइंग रूम है। उसने बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। फिर थोड़ा आगे चलकर बड़ा सफ़ेद दरवाज़ा खोल दिया। ये बेडरूम है। वो अंदर दाखिल हो गया तो उसने उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। लम्हा भर को इस ख्वाबनाक से माहौल में वो भी हैरान हुई। भीनी भीनी महक फैली थी। इतना बड़ा बेड था, 3-4 अफराद आराम से सो सकते। रेड कालीन के साथ मैचिंग के भारी पर्दे, आखिरी कोने में रखे भारी सुर्ख कवर के खूबसूरत सोफ़ा सेट, इसके आगे रखी शीशे की मेज़ पर क्रिस्टल का गुलदान, उसके अंदर सुर्ख गुलाब के फूल, खूबसूरत अरबी ट्रॉली पर रखा बड़ा टीवी सेट। उसने कदम आगे बढ़ाए। बेड के पीछे लगे गोल शीशे, साइड टेबल पर गुलदान में ताज़ा गुलाब थे। दूसरी साइड पर रखा रेड फोन, जिसने भी किया था खूबसूरत डेकोरेट किया था। सही अली यार खान ने मैट के ऊपर जूते उतारे और पर्दा उठाकर अंदर चला गया। यकीनन बाथरूम होगा। वो बैग और शॉल रखकर बेड के किनारे पर टिक गई। बेड पर गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। उसने धीरे से चंद पत्तियां लेकर हाथ में मस ली। हाथों से गुलाब की महक आने लगी। आंखें बंद करके हथेली नाक के करीब ले गई। उसने मुड़कर पीछे देखा। खूबसूरती से दीवार में पेवस बड़े से ड्रेसिंग टेबल में उसका सरापा नजर आ रहा था। चेहरे पर थकन नुमाया नजर आ रही थी। साथ ही भूख का शिद्दत से एहसास हुआ। मगर पहले बात लेकर वो अपनी थकन उतारना चाहती थी। उसको लाने वाला बंदा न जाने क्या कर रहा था अंदर। कपड़े, उसने चारों जानिब निगाह दुराई। उसका सूटकेस कहीं भी नहीं था। कपड़ों का मजीद इंतज़ार करना पड़ेगा। उसे शदीद कोफ्त हुई। तभी वो तौलिए से सर रगड़ता बाहर आ गया। लिबास भी तब्दील था। मेरा सूटकेस, उसने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। अंदर ड्रेसिंग रूम है, वहाँ अलमारी में आपके लिबास होंगे, अम्मी जान ने रखवाए थे। सूटकेस भी आ जाता है। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होकर बाल बनाने लगा। उसने खामोशी से उठकर सीट के करीब आकर अपने खुद से उतारे और पर्दा उठाकर अंदर आ गई। अच्छा खासा बड़ा ड्रेसिंग रूम था। कितार से लगी लकड़ी की खूबसूरत अलमारियां, न जाने कौन सी अलमारी में होंगे कपड़े। वो स्टैंड से तौलिया उठाकर अभी देख ही रही थी कि पीछे भारी आवाज़ ने उसे डरा दिया। वो चल गई। सामने आखिरी वाली अलमारी में कपड़े होंगे। एटिकेट्स नाम को नहीं है। उसने गुस्से के इजहार के लिए ज़ोर से ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद किया। उसने अलमारी से लाइट कलर का हैंगर किया हुआ सूट निकाला और बाथरूम में आ गई। यहाँ की सजावट देखने से ताल्लुक़ रखती थी। सफ़ेद टाइल्स ने ठंडक फैला दी थी। बड़ा सा टब, दीवारों में लगे चारों तरफ शीशे। उसने पर्दे खींच दिए। वो बाल ड्रेसिंग रूम में ही खुश करके बाहर आ गई। मोहतरमा, आपको दरवाज़ा बंद करना नहीं आता? वो पूछने के लिए तैयार बैठा था। मुझे सिखा दें, मगर बराए मेहरबानी मुझे पीछे से आकर इस तरह मत डराइएगा। मैं आपको बता रहा था, दरवाजे पर दस्तक देकर भी आया जा सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में उसने समझा दिया, तुम अजनबी हो, मैं तुमसे ज़्यादा अजनबी बन सकती हूँ। मोहतरमा, शायद आपको मालूम नहीं कि हमारे दरमियान, मुझे भूख लग रही है। उसने बात मुकम्मल करने का मौका ही नहीं दिया। उसने एक नज़र उसके धुले हुए चेहरे को देखा और उठ गया। चलें, उसने हाथ से आगे इशारा किया। दरवाज़ा खोलकर दोनों बाहर आ गए। सामने ग्रिल से लगे बड़े बड़े गमलों में पाम हवा से लहक रहे थे। साइड पर शायद टेरेस था। बड़ी सी अम्ब्रेला की छाँव में सफ़ेद कुर्सियाँ रखी थी। वो इसके पीछे नहीं बल्कि साथ साथ चलती। डाइनिंग रूम में आ गई। मुख्तलिफ अनवा के खानों से मेज़ सजी थी। साइड में रज़िया और रज्जो खड़ी थी। तुमने खाना खा लिया? उसने हस्बे मामूल कुर्सी पर बैठते हुए सर उठाकर पूछा। ये उसकी पुरानी आदत थी।
शरफों से भी पूछा करती थी, खाना खा लिया? जी बीबी साहिबा, रजो ने मुस्कुराकर सर हिलाया। सही उसे ऑफर किए बगैर खाना निकाल रहे थे। उसने अपने आगे प्लेट रखी। बहुत अच्छा किया, मुझे ये कतन पसंद नहीं है कि हम लोग खाना खाएं और तुम लोग भूखे खड़े रहो। उसने अपनी प्लेट में मटन कढ़ाई और सलाद निकाला। रजो और रजिया बाहर निकल गई। ये मुलाजिम है हमारे और नौकर मालकों से पहले खाना नहीं खा सकते, सही ने इतला दी। मेरी नज़र में कोई कमतर और बर्तर नहीं। नौकर का मतलब ये नहीं है कि इंसान अपनी जायज़ एहतियाजात भी रहन रख दे। जो अभी लहजा खासा तल्ख था। मालिक होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने गुलामों की भूख छीन ले। सहीक ने पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। शजरा खामोशी से खाना खाती रही। भूख शदीद थी। रहमदिल तो वो सदा की थी। जो बात गलत है बस गलत है। अगर मालिक खुदा ने हमें बना ही दिया है तो हमें कतन ये ज़ेब नहीं देता कि हम दूसरों की ख्वाहिशात भी सल्ब कर लें। खाना खाकर वो एकदम से खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। शजरा देखती रह गई। फ़ौरन से पढ़ कर आने वाले की ये एडिकेट्स। वो दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गई। सारे खाने वैसे ही पड़े रह गए थे। यकीनन शाम को सब कुछ ताज़ा पकना था। तभी रज़िया अंदर आ गई। रज़िया, ये खाना कौन बनाता है? उसने प्लेट सिरका दी। क्यों बीवी जी, क्या अच्छा नहीं बना? उसने परेशानी से उसे देखा। अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन क्या बीवी जी? उसे अपने नाजुक सी मालकन बहुत अच्छी लगी थी। ये दो अफराद के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। बड़ी मालकन का फ़ोन आया था। उन्होंने आप लोगों के आने के बारे में बताया, मगर ये नहीं बताया कि कौन कौन आ रहा है। तो बस खान सामा ने खुद ही अंदाजे से पका लिया। मेन्यू कौन बनाता है? उसने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए पूछा। मेन्यू भी वो खुद ही बनाता है बीबी जी। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। उसने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। कुछ चाहिए बीबी जी? उसने बगौर उसे देखते हुए पूछा। नहीं। वो खड़ी हो गई। अफसोस भरी नज़र टेबल पर डाली और बाहर निकल आई। इस लम्हे उसके जहन में एथोपिया के कहर ज़्यादा बच्चे थे। कहीं किसी को दाना नसीब नहीं है और कहीं इतना है कि फेंका जा रहा है। लॉन में दूर तक धूप ही धूप थी। सामने आम के दरख्त के नीचे 3 आदमी बैठे थे। यकीनन माली होंगे। उन्हें देखती हुई अंदर आ गई। सही कली यार खान जहाजी साइड बेड पर सो रहा था। वो लम्हा भर उसे देखती रही, फिर पलटकर सोफे पर जा बैठी। ट्रॉली से मैगजीन उठाकर वर्क वर्क पलटने लगी और ऐसे ही जाने कब नींद की वादी उस पर मेहरबान हुई। वह गहरी नींद सो गई। आंख रजिया के जगाने से खुली। क्या हुआ? वो झटके से उठ बैठी। जी बीबी जी, कुछ नहीं। रजिया डर कर पीछे हटी। फिर मुझे क्यों उठाया है? इस पर झुंझलाहट सवार होने लगी। वो जी साहब जी आपको चाय पे बुला रही हैं, रजिया ने झिझकते हुए कहा। अच्छा मैं आ रही हूँ। वो बाल समेट कर वो मुश्किल आंखें खोलते हुए बोली। सुनो। जी बीबी जी, आइंदा मुझे कभी सोते में से नहीं उठाना। जी अच्छा। वो सर झुकाकर बाहर निकल गई। वो हमेशा अपनी मर्जी से उठती थी। कोई अगर उठा देता तो उस पर शदीद किस्म की झुंझलाहट सवार रहती। सर में दर्द लग। मामा को अगर उठाना होता तो पहले देर तक उसके बालों में उंगलियां फेरती, फिर मोहब्बत से उसे उठाती थी। अली भाई से हमेशा झगड़ा होता। वो उसे जगाते और ये चिढ़ जाती। फ्रेश होकर बाहर आ गई। रजिया, मैं इतनी गर्मी में चाय नहीं पीती। सफ़ेद केन की कुर्सियों पर बैठते हुए उसने कहा। बीबी के लिए जूस ले आओ। सहीक ने अखबार पर नज़र डालते हुए कहा। रजिया उसका कप उठाकर ले गई। हैरत है, कराची के लोग चाय नहीं पीते। सहीक ने अखबार साइड पर रख दिया। कराची के लोग और भी बहुत कुछ नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएगा। पुरसकून शाम के मध्यम साय को देखते हुए उसने कहा। रजिया उसके लिए जूस ले आई। अम्मी जान ने ऊपर का ये हिस्सा खसूसी तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। मैं तो कह रहा था नीचे बहुत कमरे हैं और वैसे भी मुझे नीचे की बनिस्बत ऊपर रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। मगर मुझे नीचे रहना कभी भी पसंद नहीं रहा। घर में भी मेरा कमरा ऊपर था। अम्मी जान ने बहुत अच्छा किया। तो कल से मैं ज़मीनों पर चला जाऊंगा। फसल की कटाई शुरू होने वाली है। तुम रजिया के साथ नीचे जाकर हवेली देखने लगा लेना। अगर मैं जल्दी आ गया तो फिर पिछली साइड की हवेली तुम्हें दिखा दूंगा। शुक्रिया, तकलीफ़ की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा घर है तो मैं खुद ही देख भी लूँगी। ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे भी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि औरतों के साथ लगे रहो। वो तब कर सुर्ख हो गई। वो एकदम से वहाँ से उठी और टेरेस की ग्रिल के पास जाकर खड़ी हुई और नीचे देखने लगी। पता नहीं ये उसके किस नाकर्दा गुनाह की सज़ा थी। वो तो बहुत नरम दिल लड़की थी। सही यार खान पुश्त मोड़े खड़ी शजरा को ही देखता रहा। लम्हा भर को अपने कहे हुए जुमले पर अफसोस हुआ, मगर उसने झटके से सर घुमा लिया। इन औरतों के गले में जब तक पट्टा न डालो सुधर ही नहीं सकती। और अगर सही कली यार खान के इन ख्यालात का इलम शजरा वकास गिलानी को हो जाता तो बस इस घर के साथ साथ सहीक पर भी क़यामत टूट जाती। वो दूसरों की इज़्ज़त करती थी तो अपनी इज़्ज़त करवाना भी जानती थी। और फिर सहीक के हवाले से ख्वाब से जाकर इस घर में आई थी। उसके ख्वाबों पर कभी किसी दूसरे का कब्ज़ा नहीं रहा था। इकरा भाभी उसकी शरारतें देखकर हमेशा कहती थी, तुम्हारा ये हाल है तो तुम घर किस तरह बसाओगी? तुम्हारी एक मुस्कुराहट शोहर के गुस्से पर तेल का काम करेगी। भाभी, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। मालूम है मुझे कहाँ हंसना है और कहाँ नहीं। बेगम साहिबा, रात के खाने पर क्या बनाऊँ? वो हैरत से घूमी। क्या? कल्फ लगा शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। उसके सामने खान सामा खड़ा था।
آپ یہاں کے خانسامہ ہیں؟ جی، اس نے سر اٹھایا۔ آپ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں۔ شکریہ جی، وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ ایک بات کا آپ ہمیشہ خیال رکھیے گا، خاص طور پر جب تک میں یہاں ہوں۔ بہت سارے قسم کے کھانے پکا کر میز بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ کھانے والے موجود نہ ہوں، یہ اسراف ہے، اور میں ویسے بھی سبزی خور ہوں اور سادہ غذا پسند کرتی ہوں۔ وہی آپ کے مالک کی بات تو رہی آپ کے مالک کی بات تو ان کے لیے صرف 2 قسم کے سالن بنائے، 10-12 نہیں، وہ صرف چکھتے ہیں۔ دوپہر میں کھانا اتنا بنایا کرو کہ بس ایک وقت ہی ہو، اور اگر زیادہ بن جاتا ہے تو وہی رات میں گرم کر دینا۔ اس نے رسان سے اسے سمجھایا۔ مگر بیوی جی، وہ مالک تازہ کھانا کھاتے ہیں، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ بس اتنا ہی بنایا کرے کہ سب لوگ کھا لیں۔ ٹھیک ہے جی، اس نے سر تسلیم خم کیا۔ رات میں کیا بناؤں جی؟ دوپہر کا کوئی سالن ہے تو بس ایک سالن اور سبزی یا دال بنا لو۔ دال؟ اس نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ کیوں، دال کھانا جرم ہے کیا؟ اس کے انداز پر شجرہ کو حیرت ہوئی۔ نہیں نہیں، وہ صاحب دال نہیں کھاتے۔ دال آپ میرے لیے پکایا کریں، خاص طور پر ماش کی، وہ گوشت کا نعم البدل ہوتی ہے۔ ایک سویٹ ڈش بنا لے بس۔ جی اچھا، وہ سر جھکا کر جانے لگا۔ اور سنیں، اس نے روکا، کل سے میں آپ کو مینیو بنا کر دے دوں گی، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ جی، اس نے پلٹ کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ ماسٹر آف ہوم اکنامکس ہوں، کچھ تو کام کروں گی نا، ورنہ یہاں میری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر اس کی حیرت دور کی۔ جی جی، وہ خجل سا ہو کر باہر نکل گیا۔ وہ شام کے پھیلتے دھندلے کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین ہے شجرہ وقاص گیلانی، تم مصروف رہو گی تو بور نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہو گی اور کرنے کے لیے کچھ کام نہیں ہوگا تو بوریت لازمی ہوگی۔ اگر آنکھیں کھول کر دیکھو گی تو اس سینکڑوں ایکڑ رقبے پر پھیلی شان و شوکت سے کھڑی ہوئی حویلی میں بہت سارے کام ہوں گے، اور اس سے باہر بہت سارے محروم تمنا لوگ تمہارے منتظر ہوں گے کہ تم ان کے دکھ کم کرو گی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ یہ بھی ایک گاؤں ہے، اس کا یہ حصہ اگر ترقی کر گیا ہے تو ضروری نہیں ہے باقی بھی اسی طرح کے ہوں۔ اس کی زندگی اب صحیح کلیار خان کے گھر سے دوبارہ شروع ہوگی۔ ایک زندگی عورت ماں باپ کے گھر گزارتی ہے اپنی پسند و ناپسند سے، مگر جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو محکوم ہو جاتی ہے۔ مگر شجرہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، محکوم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ محبت میں تو انسان جان بھی دے دیتا ہے، مگر خام خواہ کا روب اسے یا تو بزدل بنا دیتا ہے یا بہادر۔ شجرہ وقاص گیلانی بزدل نہیں تھی جو چھپکلی اور کاکروچ سے ڈر جاتی۔ اس نے ہمیشہ چیلنج قبول کیے تھے، اور زندگی کے اس سفر میں چیلنج خود بخود ہی مقابل آ گیا تھا۔ اب وہ آگے بڑھے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس نے عزم سے 4 سو دیکھا اور اندر آ گئی۔ صحیح کلیار خان اگر اسے چھوڑ بھی دیتا تو اس بات کا اسے کبھی یقین تھا کہ اسے ساری عمر یاد ضرور رکھے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو ملگجے سے اجالے میں ٹائم نظر نہیں آیا۔ اس نے اٹھ کر پردے کھینچے اور بالکنی کا دروازہ بھی کھول دیا۔ دھوپ اتر رہی تھی، 9 بج رہے تھے۔ صحیح اپنے بستر پر نہیں تھا، یقیناً محترم زمینوں پر جا چکی ہوں گے۔ وہ فریش ہو کر باہر آ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اخبار دیکھا۔ ابھی نیچے اترنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ ہیلو ہیلو بہو، کیسی ہو؟ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں امی جان۔ اپنا گھر پسند آیا؟ بہت امی جان، بہت زیادہ، بہت خوبصورت استقبال ہوا یہاں میرا، آپ کی پسند لاجواب ہے، اس نے سراہا۔ صحیح نے تمہیں حویلی دکھائی؟ نہیں امی جان، کل تھکے ہوئے بہت تھے، آتے ہی سو گئے، بس اوپر کا حصہ ہی دکھایا، میں خود رضیہ کے ساتھ جا کر دیکھتی ہوں۔ صحیح کہاں ہے؟ وہ تو امی جان زمینوں پر گئے ہیں۔ ڈر تو نہیں لگے گا نا امی؟ ڈر کی کیا بات ہے، اب تو یہ گھر میرا ہے۔ ویسے بھی مجھے گاؤں کا کلچر ہمیشہ سے پسند رہا ہے، بلکہ میری کمزوری ہے، قدیم طرز کی حویلیاں مجھے بہت اپیل کرتی ہیں، مگر آج تک کوئی حویلی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہے میں بہت انجوائے کروں گی۔ اس نے یقین دلایا۔ میں بھی جانتی ہوں بیٹا، اگر تم ذرا بھی بور ہو تو آ جانا۔ جی امی جان، صحیح کو کہنا مجھے فون کرے۔ جی اچھا اچھا بیٹے۔ امی جان وہ، اس نے ایک دم سے کہا، کیا بات ہے بیٹی؟ وہ امی جان جھجک گئی۔ میں بھی تمہاری ماں ہوں، بولو کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ وہ امی جان، میں دراصل ماما پاپا سے بات کرنا چاہ رہی تھی، آپ انہیں یہاں کا نمبر دے دیں۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، ابھی نمبر دیتی ہوں۔ نمبر دے کر کہیے گا رات میں فون کرے، پاپا اور بھائی بھی گھر آ جائیں گے۔ اور کچھ؟ بس امی جان۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس نے رشتے سے منسلک سب لوگوں نے اسے بے تحاشا محبت دی تھی، صرف ایک شخص نے اسے نہیں سراہا تھا، اس کے پیچھے وہ خود کو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ رضیہ میرے ساتھ نیچے چلو۔ جی بیوی جی۔ میں رجو سے کہہ دوں وہ جھاڑ پونچھ کر لے۔ وہ پھرکی کی طرح باہر نکل گئی، مسکراتی ہوئی وہ بھی پیچھے آ گئی۔ ایک لمحے کو خیال آیا صحیح کلیار خان کے ساتھ یہ حویلی دیکھنی چاہیے، مگر نہیں، اس نے سر جھٹک دیا۔ اب یہ میرا گھر ہے، آؤ۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی، دھوپ کے سائے تیز ہو رہے تھے، گول سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ رضیہ کے ساتھ ساتھ چلتی نیچے کی راہداریاں جو خوبصورت پینٹنگ سے مزین تھی، جا بجا گملوں میں منی پلانٹ اور عشق پیشہ کی بیلیں تھیں۔
रज़िया ने पहला सियाह मुनकश दरवाज़ा खोला। ये बड़ी मालकिन का कमरा है जी, यहाँ उनके आबा अजदाद की तस्वीरें लगी हैं। वो और बड़े साहब जब भी आते हैं इधर ही क़याम करते हैं। रज़िया ने मालूमात फराहम की। कदीम तर्ज की सजावट देखने से ताल्लुक़ रखती थी। बाई दीवार पर आतिशदान के ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं। इनके मुतलिक आप साहब से ही पूछिएगा। वो एक नज़र चारों तरफ डालकर बाहर आ गई। थोड़ा फासला तय करने के बाद एक और शीशे का दरवाज़ा खुला। बड़ा सा हालनुमा कमरा था। दरमियान से सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही थी। सीढ़ियों के ताक़ुब में देखा, ऊपर तरतीब से कमरे बने थे। पाम का बड़ा सा गमला नुमाया था। ये जी बैठक है, रज़िया ने सादगी से कहा। उसे हंसी आ गई। यहाँ सब आकर बैठते हैं और जब यहाँ आते हैं सब तो ऊपर कोने वाला कमरा छोटे साहब का, इसके बराबर वाला उनसे बड़े साहब का और ये आखिरी वाला बड़े साहब का है। उसकी नज़रें कोने वाले कमरे पर आवेज़ा थी। हॉल में खूबसूरत बड़ा सा फनूस दरमियान में लगा हुआ था। बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। बाकायदा सफाई की जाती थी। चारों जानिब भटकती हुई निगाहें बाएं जानिब आकर रुक गई। बेख्तियार कदम उसकी जानिब बढ़े। ये जी तमाम घर वालों का बड़ा फ़ोटो है, रज़िया ने बताया। ज़रा आगे होकर उसने बगौर देखा। अम्मी जान, अब्बू, उनके बराबर में दोनों बड़े बेटे। आगे ज़मीन पर सहीक अम्मी जान के घुटनों के पास, ज़मीन पर बराबर में उसकी दोनों नंदे कुरातुलैन आपी और नूरुलैन आपिया। पीछे उनके दोनों दामाद, गोद में दोनों पोते और एक नवासी। कितना खूबसूरत फ़ोटो है ये, रज़िया शौक़ से देख रही थी। ये पिछले साल उतरवाया था बड़ी मालकिन ने। हर साल सब यहाँ आते हैं छुट्टियों में। एक बार फिर नज़र डाली। सहीक के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट थी। लगता है मोहतरम का सारा हंसी का कोटा शादी से पहले ख़त्म हो गया है। जो आप चलो, रज़िया के साथ आखिरी नज़र हाल के चारों जानिब डालकर वो बाहर आ गई। इस हॉल में तफरीह का हर सामान मौजूद था, यहाँ तक कि स्नोकर की टेबल भी। सीढ़ियाँ उतर कर वो दूसरी जानिब आ गई। ये दोनों छोटी बीबी के कमरे हैं। बाहर से एक नज़र डालकर आगे भर गई। ये किचन है। वो बाई जानिब मुड़ी, आगे स्टोर है। ये मेहमानों के क़याम के कमरे हैं। उसने ज़रा अलहदा से हिस्से की तरफ इशारा किया। वो समझ गई मुराद गेस्ट हाउस से है। आगे कमरे ही कमरे होंगे और इससे पीछे नौकरों के घर हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स। उसने रज़िया की जानिब मुस्कुरा कर देखा। जी वही। वो शर्मिंदा होगी। अच्छा, पिछली जानिब जाने का रास्ता किधर से है? उसने चारों जानिब देखा। जगह जगह फूलों और खूबसूरत पत्तों के रखे गमलों ने मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। बनाने वाला यकीनन बेहद आर्टिस्टिक जहन का मालिक होगा। पिछली जानिब का रास्ता बाहर से है। वो आप छोटे मालिक के साथ ही? क्यों? उसने सवालिया नज़रों से देखा। वो जी ऐसे ही। क्या थक गई हो? नहीं बीबी, हम तो नौकर हैं, हमने क्या थकना है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कहीं छोटे मालिक बुरा ना माने। क्यों बुरा मानेंगे? उसकी पेशानी पे बल पड़ गए। आपको भूख लग रही होगी। वो पिछली जानिब जाने से हिचकिचा रही थी। मैं भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ। उसने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। बादल नखास्ता उससे भी कदम आगे बढ़ाने पड़े। बाहर बहुत तेज़ धूप थी। थोड़ा आगे जाकर सामने खड़ी सफ़ेद खूबसूरत इमारत को एक लम्हा देखा और दूसरे लम्हे चौंक गई। आगे से इमारत की शक्ल कुछ यूँ थी कि गोया दो हाथ उठा दुआ के लिए उठे हुए हों। इन दोनों हाथों से इश्क पेचा के फूल गिर रहे थे। माय गॉड, इतनी खूबसूरती! उसका जी भर नहीं रहा था, गोया कोई इस हवेली के मकीनों पर फूल लटा रहा हो। वो बहुत खुशगवार एहसासात में डूब गई। अचानक घड़ी पर नज़र पड़ी। 2:30 बज रहे थे। साहब आगे होंगे? उसने रज़िया से पूछा। मालूम नहीं जी। चलो वापस चलते हैं, गर्मी और धूप दोनों ही बेहद है। उसने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया। रास्ता तय करके ऊपर आई। गुलाबो, साहब आए? रज़िया ने पूछा। उनका फ़ोन आया था बीबी जी, कह रहे थे मैं शाम को आऊँगा। खाने पर इंतज़ार न करें। गुलाबो ने अपनी खूबसूरत मालकिन को देखा। हमें कौन सा इंतज़ार है उनका? शजरा आगे भर गई। फ़ोन तो ऐसे किया होगा जैसे मोहब्बत की मारी इंतज़ार ही तो कर रही होगी। उसने सुलग कर सोचा और फ्रेश होकर बाहर आ गई। तुम लोगों ने खाना खा लिया? उसने हस्बे मामूल पूछा। जी, सब ने जवाब दिया। रज़िया ने नहीं खाया होगा। उसने रज़िया की जानिब देखा। जाओ तुम भी खाना खा लो, उसने कहा और अपनी प्लेट में सालन निकालने लगी। खाना खाकर वो अपने बेडरूम में आई, पर्दे खींचे, एसी ऑन किया, दरवाज़ा बंद करके पर्दा गिराया और सुकून से अपने बिस्तर पर लेट गई। बंद आंखों के पीछे से ही करी यार खान का बंद कमरा घूम गया। ज़रूर तुम्हारी उलझनों का हल मुझे इस बंद कमरे से मिल जाएगा। और यही सोचते सोचते वो जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। आँख खुली तो 5:30 बज रहे थे। फ्रेश होकर उसने असर की नमाज़ पढ़ी। बाहर आई तो एक लम्हे को ठटक गई। टेरेस पर सही कली यार खान पाँव फैलाए बैठे थे। ठंडा यख पानी का गिलास लेकर वो इधर ही आ गई। बेडरूम सिर्फ आपकी मलकियत नहीं है, किसी और ने भी सोना होता है। आपने कहा था मैं शाम को आऊँगा, उसने कहकर गिलास होंठों से लगा लिया। वैसे भी जब मैं तनहा होती हूँ तो बेडरूम लॉक करके सोती हूँ, लेकिन अब आप तनहा नहीं हैं। वो सुलग गया। उसने नज़र उठाकर उसे देखा। वो लम्हा भर को घबराया, फिर संभल गया। रज़िया उसके लिए चाय और शजरा के लिए जूस ले आई। उसने खामोशी से चाय पी और अंदर चला गया। पता नहीं गुरूर किस बात का है। वो सर घुमाकर बाहर की तरफ देखने लगी। रात को पापा का फ़ोन आ गया। उसने सबसे जी भर कर बातें की।
गुड़िया तुम्हारा कोको बहुत याद करता है तुम्हें, भाभी कह रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे। भाभी मेरी तरफ से उसे बहुत प्यार करे। फ़ोन रखा तो गहरा इत्मीनान उसके अंदर था। सहीक ने एक बार उसे यूं आंखें मूंदे इत्मीनान की कैफियत में देखा और दोबारा अपना काम करने लगा। दूसरी सभा हस्बे मामूल सहीक उसके उठने से पहले तशरीफ़ ले जा चुके थे। नाश्ता करके वो रज्जो को लेकर हवेली का पिछला हिस्सा देखने के लिए नीचे आ गई। रज्जो, रज़िया पिछली जानिब जाने से घबरा क्यों रही थी? पिछली जानिब जी, उसका मंगेतर रहता है, माली है वहाँ का। रज्जो मुस्कुरा दी। ओह, वो धीरे से हंसती। सब नौकर उसे यूं अचानक देखकर हैरान रह गए। ये अब्दुल और रमज़ान है, यहाँ के माली। अब्दुल रज़िया का मंगेतर भी है। ये जुलेहा, जीरा और हमीदा हैं, यहाँ की सफाई सुथराई करती हैं। खूबसूरत मेहराबों, मजबूत सतूनों और खुले दालानों और राहदारियों को देखकर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी पुराने दौर में पहुंच गई है, किसी कहानी का हिस्सा हो। इस हवेली ने बहुत रौनकें देखी हैं। मालिकों के मालिक पुश्ता पुश्त से हुकूमत करते आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को कभी उनसे तकलीफ नहीं हुई। रिहायशी कमरे, मेहमान खाने, लंबे चौड़े हाल अब वीरान और सुनसान थे। यहाँ कोई आता नहीं है क्या? उसने एक कमरे में झांकते हुए पूछा। मालकन जब आती हैं तो वो ही आ जाती हैं, या अगर किसी मेहमान ने सैर करनी हो। रज्जो मालूमात फराहम कर रही थी। एक चीज़ दिखाऊं आपको? वो वापसी के लिए कदम उठा रही थी तो रज्जो ने कहा, क्या? उसने हैरानी से पूछा। वो उसे बाग में ले आई। मुद्दतों से ये हवेली आबाद है। मालिक के बड़ों ने ये हवेली एक हिंदू से खरीदी थी, औने पौने दामों में, जब ये इतनी बड़ी भी नहीं थी। ये तो खरीदने के बाद उन्होंने बढ़ाई थी। ये देखें। वो उसे बरगद के बूढ़े पेड़ के पास ले। ये इस हवेली के पहले मालिक ने लगाया था। क्या? वो हैरान रह गई। जी, और ये उनकी बेगम ने। रज्जो ने दूसरे बरगद के दरख्त की तरफ इशारा किया। इस तरह इस हवेली में जितने पुराने दरख्त नजर आ रहे हैं वो हवेली के बड़ों ने लगाए हैं। साथ साथ नाम भी लिख दिए हैं। वो आगे बढ़कर नाम भी पढ़ने लगी। आगे वाला हिस्सा पिछले चंद साल हुए बना है। मालकन ने शौक से बनाया है। आम के जो 2 पेड़ वहाँ के बाग में साथ साथ खड़े हैं वो मालिक और बड़े मालिक ने लगाए हैं। इसी तरह से सबने अपने हाथों से पौधे लगाए हैं। वो उसके साथ साथ चलती सराहती रही। पता नहीं, बेख्तियार उसने सोचा, यहाँ वो कोई पौधा कोई फूल अपने नाम का लगा भी सकेगी या नहीं। वापस आई तो रज़िया ने बताया, गांव के मज़ारों की औरतें आपसे मिलना चाहती हैं। क्यों? वो जी आप बीबी जी हैं ना, इसलिए। रज़िया को कुछ और समझ ना आया। अच्छा, वो उसकी सादगी पर हंसती। कल सुबह उन्हें बुला लेना। वो अंदर चली गई। शाम को शजरा ने पहली बार सफ़ेद शीशे का दरवाज़ा खोला। ये ड्राइंग रूम था। कदीम जदीद के इम्तजाज ने उसकी सजावट को दो चंद कर दिया था। उसे खुद पे हैरत हुई। सारी हवेली देखने के चक्कर में वो करीब की देखने वाली चीज़ भूल गई। सामने दीवार पर सहीक यार खान की बड़ी सी तस्वीर थी। होमटो पर दिलावेज मुस्कुराहट। सब चीज़ों को भूलकर वो उसके सामने खड़ी हो गई। आपकी इस गहरी मुस्कुराहट ने जाने कितनों का करार लूटा होगा। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में उसका दराज कद और नुमाया हो रहा था। बस शादी और वलीमे वाले दिन उसको इस लिबास में देखा था। इसके बाद शलवार कमीज़ और उसके साथ सफ़ेद या काली चादर में वो पक्का ज़मींदार लगता था, मगर इस लिबास में भी बहुत अच्छा लगता था। बेनाम सी दासी उसके अंदर उतरने लगी। आपके चेहरे पर इतनी नरम गर्म मुस्कुराहट और दिल पत्थर का। बिना कसूर की इतनी सज़ा। बाहर आहट हुई तो वो झटके से वहाँ से हटकर शेर के मुजस्मे के पास खड़ी हो गई। जो भी था गुजर गया था। एक नज़र बाकी चारों तरफ डाली और फिर नज़र भटक कर उसी तस्वीर पर ठहर गई। उसी लम्हे सिर्फ वो एक तस्वीर उसे बहुत खूबसूरत लगी। वो गहरा सांस लेकर बाहर आ गई। सुबह ड्राइंग रूम में ख़वातीन जमा थी उससे मिलने को। रेशमी कपड़े, भारी जेवर। शजरा उनसे खंदा पछाने से मिली। उन्हें सिर्फ उसे देखने का इश्तियाक था। धान भान से नाजुक सी लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगी, जबकि उनका तस्वुर ये था कि छोटे मालिक की बेगम ऊंची लंबी चौड़ी भारी भरकम औरत होगी। आखिर उनके मालिक भी तो इस तरह के थे। सही कली यार खान को उसके मामूलात से कोई गर्ज नहीं थी। वो सुबह निकलता, कभी दोपहर, कभी शाम और कभी रात को आता। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। इस हवेली से निकलकर गाँव की औरतों से मिलने का सोच रही थी कि गुलाबो एक लड़की के साथ अंदर आ गई। बीबी जी, ये नूरी है, आपसे मिलना चाहती थी। अच्छा। वो सीधी होकर बैठी। साफ सुथरी, सलीके से गुंदे बाल, तरीके से की ली हुई चादर, बंधे हुए हाथ। बहुत अच्छी लगी उसे ये लड़की। क्यों मिलना चाहती थी? उसने बैठने का इशारा किया। वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। चेहरे पर संजीदा मुस्कुराहट थी। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती थी। शजरा उसके मजबूत लहजे पर हैरान रह गई। कैसी बातें? मैंने मैट्रिक किया है। पिछले साल तालीम ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं। बेइंसाफ़ी को मैं बर्दाश्त नहीं करती। मुझे इंसाफ चाहिए। उसने कोई तमहीद नहीं बांधी। कैसा इंसाफ? वो सीधी होकर बैठ गई। मेरा बाबा आपकी ज़मीनों पर काम करता है और ठेकेदारों का हाथों ख्वार होता है। मेरे भाई का बचपन यूं ही रोते हुए गुजर गया। मेरा ही नहीं बल्कि हर घर का ये हाल है। ठेकेदार और मुंशी मिलकर इस गांव के आदमियों से काम करवाते हैं, मगर उनकी मजदूरी पूरी नहीं देते। सारी फसल उतार कर ले जाते हैं। बरसों से यही तरीका चला रहा है। ऐसा क्यों है? वो अपना खून पसीना बहाकर फसल उगाएं, उन्हें ही कुछ ना मिले। लम्हा घर भर को वो रुक गई। शजरा को बेहद अफसोस हुआ। उसके अलावा इस गांव की औरतों और लड़कियों से ज़बरदस्ती ठेकेदार काम करवाते हैं और मुशक्क़त के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता।
ज्यादती अलग। इन ठेकेदारों की औरतें हम औरतों लड़कियों से कढ़ाई का काम करवाती हैं और हमें चंद रुपए देकर खुद शहर जाकर ज़्यादा कीमत वसूल करती हैं। दुख उसके अंदर उतर गया। आप गांव की हालत जाकर देखें, सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं, अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है, डिस्पेंसर अपनी अकल के मुताबिक दवाएं देकर आधा जिंदा आधा मुर्दा कर देता है लोगों को, स्कूल एक है मगर वो नाकाफ़ी है। तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों कर रही हो? वो रुकी तो शिजरा ने पूछा। इसलिए कि मैंने मैट्रिक अब किया है। इस हवेली में आपके सिवा कोई औरत नहीं देखी, बड़े मालिक तक उनके नौकर पहुंचने नहीं देते। इसके अलावा मैं ये सुनकर भी आई हूँ कि आप एक पढ़ी लिखी औरत हैं। उसके लहजे में यकीन था। तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हल कर सकूंगी? अगर आपकी नीयत ठीक होगी तो ज़रूर। इस गांव को सुख मिलेगा। यहाँ मुर्गों और कुत्तों की लड़ाइयों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं मगर एक मरे हुए इंसान को कफन नहीं दे सकते। तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं अपने बाप का बोझ हल्का करना चाहती थी मगर ठेकेदारों की औरतों ने ये करने नहीं दिया। अच्छा। एक लम्हा को उसने सर झुकाकर सोचा। मैं गाँव की औरतों से मिलना चाहूँगी। आप वहाँ आएंगी? उसने हैरानगी से सर उठाया। नहीं, फिलहाल तुम इन औरतों को लेकर यहाँ आ जाना, इसके बाद सोचेंगे। खुदा आपको खुश रखे, वो मुश्किल लहजे में कहते हुए खड़ी हो गई। सुनो, अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहूँ तो? किस काम के लिए? उसने जाते जाते पलट कर देखा। काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मैं अपने बाबा और अदा से पूछ कर जवाब दूंगी। ठीक है, तुम पूछ लो। रब रखा बीबी जी। वो पलट कर जाने लगी। सुबह 10 बजे तक आ जाना। जी बीबी जी। खुशी उसके चेहरे से यहाँ थी। शायद मुझे खुदा ने यहाँ इसलिए भेजा है कि इस गांव में खुशियां बांटूं। उसने आंखें मूंद कर सोचा, शायद मुझे भी इसी तरह से खुशी मिल जाए। सुबह ड्राइंग रूम की कीमती कारपेट पर बैठी उन गरीब और बीमार औरतों को देखकर वो हैरान रह गई। उनके चेहरों पर दुख, गहरे दुख के साए थे। कल आई हुई औरतों से वो कितनी मुख्तलिफ सी। पेवन लगे कपड़े, शदीद मेहनत ने उनके हाथों पर जख्म डाल दिए थे। वो उनके सामने बैठ गई। सबने खड़े होकर उसे सलाम किया। उसने हाथ उठाकर जवाब दिया। नूरी, क्या मसला है इनका? नूरी की तरफ देखा। ये शादा आदि है, इसके बेटे को नौकरी चाहिए। इसने एक लागर सी औरत की तरफ इशारा किया। हाँ साहब, मेरे बेटे को नौकरी दे दो, अल्लाह आपका भला करेगा। उसने हाथ जोड़कर उसे देखा। नौकरी? मगर मैं कैसे? वह हैरान हुई। अपने बेटे को शहर भेजो ना नौकरी के लिए। शहर? वो खौफजदा होकर पीछे हटी। नहीं नहीं, शहर अजदहा है, वहाँ जाने वालों को खा जाता है। मेरे 4 बेटों को शहर ने खाया है। अब मैं अपनी आखिरी पूंजी नहीं भेजूंगी, चाहे मुझे फाके ही क्यों ना करने पड़े। वो ज़ारो ज़ार रो रही थी। शदीद दुख उसके अंदर उतर गया। सब्र करो शादा। उसने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा। कितना सब्र करे बेचारी। नूरी ने लाचारी से देखा। कितना परा हुआ है तुम्हारा बेटा? 10 जमात पास की है। उसने आंसू भरा चेहरा उठाया। ठीक है, कल उसे यहाँ भेज देना। अल्लाह आपका भला करे साईं, हमेशा सुखी रहो। वह एकदम से खुश हो गई और उसने नूरी की तरफ देखा। ये मासी बरकतें हैं, इसके इकलौते बेटे को कोर है, इलाज करवाना चाहती है। मैं बड़े मालिक से पूछकर जवाब दूंगी। और सामने सर झुकाए बैठी औरतों की तरफ देखा। मेरी आपसे यही विनती है, एक डॉक्टर इस अस्पताल को दे दो। मेरे 2 बेटे मर चुके हैं। एक औरत ने आगे भरकर उसके घुटनों पर हाथ रखे। अच्छा। उसने उसके सर पर हाथ रखा। एक औरत आगे बढ़ी। बीबी जी, हमें ठेकेदारों के जुल्म से बचाएं जी, बहुत मारता है काम ना करने पर। और जी, इनकी औरतें और ज़्यादा काम करवाती हैं। इनकी गोद का बच्चा सर्दी की वजह से मर गया। एक औरत आगे बढ़ी। गाँव के दुखों ने उसे दुखी कर दिया। फर्दन उसने सब औरतों के दुख सुने और इन्हें हल करने की पूरी कोशिश करने का वादा किया। सब औरतें उसे दुआएं देती हुई उठकर जाने लगी। नूरी, उसने उसे जाते देखकर पुकारा। जी। वो जाते जाते मुड़ी। लिखना पढ़ना तुम्हें आता ही होगा। इन औरतों से पूछकर जो इन औरतों के मसाइल हो तुम इन्हें तरतीब वार लिख लो। जी अच्छा। वो सलाम करके बाहर निकल गई। शहर के दुख गांव के दुखों से कितने मुख्तलिफ होते हैं। शहरों में इंसान के खुद साख्ता दुख होते हैं और देहातों में तो इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकता, इज़्ज़त की रोटी नहीं खा सकता, जुल्म और जबर ऐसा कि आवाज़ भी नहीं उठा सकता। जो काम करना चाहे उसको काम ना करने दिया जाए। जबकि शहर? दुख के एहसास से लबरेज आंखें खोली। शजरा वकास गिलानी, तुम्हें देहात अच्छे लगते थे ना? घरों से उठता हुआ धुआं, पंखट पर पानी भरती शौख लड़कियां तुम्हें कितना अपील किया करती थी। कितनी ख्वाहिशें थी तुम्हें कि तुम भी खेतों पर किसी के लिए खाना लेकर जाओ, उसे किसी दरख्त की छांव में बिठाकर पंखा झलते हुए खाना खिलाओ। सुबह खेतों में जाते मर्द तुम्हें कितने अच्छे लगते थे ना? गांव के गबरू जवान मिट्टी में अपना पसीना मिलाकर रिस्क पैदा करने वाले तुम्हारे आइडियल थे। लेकिन उसने चारों जानिब देखा। हर आसाइश इस कमरे में मौजूद थी। दूर से जो कुछ नजर आता है हकीकत में ऐसा नहीं होता। असलियत आज मालूम हुई है। बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते चेहरे अपने पीछे कितने दुख लिए हुए हैं। आंसू उसके अंदर उतर रहे थे। शजरा वकास गिलानी, अगर वक्त तुम्हें यहाँ ले ही आया है तो इन लोगों के दुख समेट लो, इनकी आंखों में नन्ही मुन्नी खुशियाँ भर दो। ये तुमसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगते। उन्हें बस सिर्फ इतना चाहिए कि ये इज्जत से जी सके, 2 वक्त की रोटी खा सके।
शजरा वकास गिलानी, अगर वक्त तुम्हें यहाँ ले ही आया है, 3 लोगों के दुख समेट लो, इनकी आंखों में ननी मुनी खुशियाँ भर दो। ये तुमसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगते, इन्हें बस सिर्फ इतना चाहिए कि ये इज्जत से जी सकें, 2 वक्त की रोटी खा सके। उसने खुद से वादा किया वो ज़रूर जहाँ तक हो सका इनकी मदद करेगी, इन्हें अपनी मदद आपका असूल सिखाएगी। जाने खुद से बातें करते करते कब सो गई। सही के लिए यार खान आज जल्दी ही आ गया था। अपने बेडरूम में जाते जाते ऐसे ही ड्राइंग रूम में झांका और रुक गया। सामने सोफे पर वो बेतरतीबी से सो रही थी। दुपट्टा आधा शाने पर आधा कालीन पर था, खुले हुए बाल साइड पे पड़े थे। उसका चेहरा उसे उदास उदास सा लगा। लम्हा भर को दिल चाहा हाथ भराकर उसे उठाए और धीरे से अपनी पनाहों में ले ले। वह ऐसा करने के लिए आगे भी बढ़ा, नहीं, फ़ौरन कदमों को वापस मोड़ लिए। ये मासूम सूरत वाली लड़कियां ही अंदर से इस कदर चालाक होती हैं कि मर्द को अपने कदमों में झुका लेती हैं। वो अपने बेडरूम में आ गया। एक दफ़ा का तजर्बा इतना तल्ख है, अब मैं दूसरा रिस्क नहीं ले सकता। तुम मेरी माँ की ख्वाहिश हो बस। बावजूद ये कि उसका दिल शजरा की तरफ हुमक रहा था, उसने दिल की ख्वाहिश की नफ़ी कर दी। रईस, रईस। जी साईं। वो झपाक से अंदर आया। खाना लग गया है? जी साईं। रज़िया को कहो बीबी को उठाए, मैं आ रहा हूँ। वो वॉशरूम में चला गया। डाइनिंग टेबल पर आया तो कोई ना था। बीबी को नहीं उठाया? उसने रज़िया से पूछा। उठाया था जी, वो कहती हैं मुझे भूख नहीं है, जाकर कहूँ कि मैं बुला रहा हूँ। वो कहती हैं अब मुझे आकर मत उठाना। उसने लब भींच कर सर झुका लिया और दूसरे लम्हे वो खाना खा रहा था। रज़िया बाहर निकल गई। खाना खाकर अपने कमरे में आते आते फिर झांका। अब भी वो सो रही थी। वो अपने बेडरूम में जाकर सो गया। सोकर उठा तो ना चाहते हुए भी रज़िया से पूछा, बीबी ने खाना खा लिया? नहीं जी। अच्छा, वो बाहर आ गया। वो टेरेस पर खड़ी थी। रज़िया चाय ले आई थी। उसने खामोशी से चाय पीना शुरू की। शजरा ने जूस का गिलास उठा लिया। गांव के लोगों के हालात जानकर उसे इतना शदीद दुख हुआ कि उसकी भूख उठ गई। वो संजीदगी से इस गांव के लिए काम करने का सोच रही थी। रात भी वो टेबल पर मौजूद नहीं थी। अब खाना ना खाकर क्या साबित करना चाहती हैं? वो उसके सर पर खड़ा था। वो सर उठाकर देखने लगी। क्या मतलब अपने घर वालों को ये बताना चाहती हैं कि मैंने आपको भूखा रखा, हमदर्दियाँ समेटना चाहती हैं। उसका लहजा तल्ख था। उसकी जान चल गई। मुझे आप इस आसाइश घर में कोई तकलीफ़ नहीं है कि मुझे किसी हमदर्दी की ज़रूरत पड़े। समझ में आया? मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाने के लिए। उसने रुख मोड़ लिया। बाहर में जाओ। वो पाँव पटक कर बाहर निकल गया। बड़ा ख्याल है ना जैसे मेरा। सही को सारी रात ये ख्याल बेचैन करता रहा कि बेड के आखिरी किनारे पर सोई हुई लड़की कल से भूखी है। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। सुबह ज़मीनों पर ही नहीं गया। जब वो नाश्ते के लिए आई तो सही का अखबार देख रहा था। उसकी कोई नाराज़गी नहीं थी। स्लाइस पर मार्मलेड लगाकर उसके आगे रखा और चाय बनाने लगी। सहीक ने नोट किया उसने सिर्फ एक स्लाइस खाया होगा और उठ गई। ज़्यादा ही नज़ाकत आ गई है। वो अपना नाश्ता ख़त्म करने लगा और जब वो टेरेस पर बैठी अखबार देख रही थी तो रज्जो ने नूरी के आने की खबर दी। हाँ भेज दो। उसने अखबार रख दिया। नूरी से सफ़ेद दुपट्टा और आ गई। जी बीबी जी, ये मैंने सब तफसील से लिख दिया है। उसने कागज़ की एक लिस्ट उसकी तरफ बढ़ा दी। उसे लिस्ट लेकर उसने सरसरी से नज़र डाली। ये तुमने बहुत अच्छा किया। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या क्या कर लेती हो? मैं? उसने अपनी तरफ इशारा किया। जो आप कहें बीबी जी, मैं बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ। मुझे पढ़ने का भी शौक़ है। डॉक्टर बनकर मैं इस गाँव के लिए काम करना चाहती थी, मगर अब्बा के पास इतने पैसे नहीं हैं। घरेलू दस्तकारियों के सब काम कर लेती हूँ। तुम डॉक्टर बनना चाहती थी? जी बीबी जी, मगर तुम भी और डॉक्टर की तरह ज़्यादा फीस लोगी, गरीबों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगी। खुदा की कसम बीबी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मेरा ख़मीर इस मिट्टी से उठा है। इस मिट्टी का दुख मेरे पोर पोर में है। फिर मैं किस तरह से अपने गाँव को ही भूल जाऊँगी? उसके लहजे में सच्चाई थी। पहले सब ऐसी बातें करते हैं, इसके बाद सब एक ही रंग में रंग जाते हैं। यही तो बात है बीबी जी, एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। आप नहीं जानती, इस उम्र में लड़कियां जब शहजादों के ख्वाब देखती हैं, मेरे ख्वाबों में बस यही होता है कि मैंने अपने गांव के दुख कम करने हैं। आप नहीं जानती मेरे ख्वाब क्या हैं। अगर तुम पढ़ लिख जाती हो तो क्या करोगी तुम? मैं इस गांव में तालीम आम करूँगी। बेजा रस्मों को जो जन्मों से चली आ रही हैं ख़त्म करवाऊँगी। लोगों को ठेकेदारों के जुल्म से आज़ाद करवाऊंगी। उसके लहजे में अज़म था। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई है। वाकई तुम एक अच्छी लड़की हो। उसने सराहती हुई नज़रों से उसे देखा। तुम ज़हीन लड़की हो। मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाऊंगी। जी। वो हैरत से उसे देखती रह गई। हाँ नूरी, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, जिसे पढ़ने का शौक़ हो उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारी तालीम का खर्च उठाऊंगी। उसे अब तक यकीन नहीं था, लेकिन तुम खुदा से वादा करना कि तुम सिर्फ इस गाँव के लिए काम करोगी। मेरा वादा है बीबी जी। वो एकदम उसके कदमों में गिर गई। क्या कर रही हो ये? वो परेशान होकर खड़ी हो गई। वो रो रही थी। बेवकूफ़ लड़की। शदरा ने उसे शाने से लगा लिया। उसी पल से ही यार खान अपने बेडरूम से बाहर आ गया। जिनके जज्बे सच्चे होते हैं उनका मंजिल ज़रूर मिलती है। सच्चे जज्बे खुद ही मंजिल तक का सफ़र तय करते हैं। उनके रास्ते में कोई गर्द बात नहीं आता। उसने उसके आंसू खुश्क किए।
अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। उसने सच्चे दिल से हाथ उठाकर दुआ की। मैं अखबार देखती रहूँगी, जो ही तारीख आ गई मैं खुद ही एडमिशन करवा दूँगी। वो बेतहाशा खुश थी। जाने लगी, सुनो कल आना, 3-4 समझदार औरतों या लड़कियों को ले आना, फिर हम मिलकर सोचेंगे। उसने जाते जाते पुकारा, जी बीबी जी। उसने शुक्रगुजार नज़रों से उसे देखा और बाहर निकल गई। क्या हो रहा था ये? सही कली यार खान करीब आ गया। जो आपने देखा? उसने संजीदगी से उसे देखा। मेरी इजाज़त के बगैर किसी की मदद करने के लिए किसी की इजाज़त दरकार नहीं होती, मगर इस घर में मेरी इजाज़त की ज़रूर ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं इस गांव के लिए काम करना चाहती हूँ। उनकी आंसू भरी आंखों में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। आज़म से कहा। क्या कहा? उसे हैरत हुई। ये गुनाह है क्या? तभी रज़िया ने आकर बताया कि अदीशादा का लड़का आया है। क्या नाम है उसका? जी इकबाल। अच्छा ठीक है, उसे बाहर बिठाओ, मैं अभी बात करती हूँ। जी बीबी जी। वह सर झुकाकर बाहर निकल गई। कौन है ये? उसने हैरत से उसे देखा। ये गांव की एक औरत शादा का बेटा है, नौकरी के लिए आया है। यहाँ नौकरी कहाँ, शहर भेजे उसे। शहर ही भेजे थे उसने अपने 4 बेटे, मगर शहर की सड़कों ने उन्हें खा लिया, वापस नहीं आए वो। हाँ, वो इधर ही इसे काम करवाना चाहती है। ठेकेदार के पास भेज देना, काम पर लगा देगा। उसने सरसरी से लहजे में कहा। आपके ठेकेदारों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जानते हैं ये खुदाई फौजदार क्या सलूक करते हैं गरीबों के साथ, इनसे बिगाड़ लेते हैं, उजरत के नाम पर ढेला रख देते हैं। उनकी औरतें कमज़ोर औरतों से चक्की पिसवाती हैं और एक गंदम का दाना उन्हें नहीं देती। ये आपके ठेकेदार हैं? आपको मालूम नहीं कि कैसे लोग रखे जाते हैं? उसका खून खोल गया। सिर्फ ज़मीन की ही नहीं, बल्कि ज़मीन पर काम करने वालों की भी देखभाल करनी चाहिए। वो नहीं होंगे तो गल्ला कैसे उगेगा, फसलें कैसे पकेंगी? तुम्हें ये सब किसने बताया? ठेकेदारों की बेगमात मुझसे मिलने आई थी। गांव की गरीब औरतों को मैंने खुद ही बुलाया। उसने सोचती हुई नज़रों से उसे देखा। शादा के बेटे इकबाल को अपने फॉर्म पर रख ले, वहाँ से हर हराम किस्म के नौकरों को निकालिए और मेहनती लोगों को रखे। ठीक है, उसे फॉर्म पर भेज देना। बात उसकी समझ में आ गई थी। इसके अलावा मैंने कुछ और भी सोचा है। क्या? गांव की औरतें घरेलू दस्तकारियों पर इतनी मेहनत करती हैं, मगर उनको वो मुआवजा नहीं मिलता। उनकी चीज़ें उन्हें पौने दामों खरीदी जाती हैं। मैं शहर की असल कीमत देकर उन्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहती हूँ। पिछली हवेली बिल्कुल खाली पड़ी है, आहर के 2 कमरे में इस मकसद के लिए लेना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें अम्मी जान से इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिनके जज्बे सच्चे होते हैं। आपको तो कोई एतराज़ नहीं है ना? उसने संजीदगी से पूछा। नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। ठीक है। उसने हाथ में पकड़ा कागज़ तय किया और खड़ी होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, बाकी आइंदा पर। तभी रज़िया जूस लेकर आ गई। नाचार उसे बैठना पड़ा। सुनो, इकबाल को भेजो, उसने रज़िया से कहा। जी साहब। वो चली गई। ऊंचा लंबा मजबूत जिस्म का लड़का अंदर आ गया। कितना पढ़ा हुआ है? सही कली यार खान ने इंटरव्यू लिया, 10 जमातें पढ़ी हुई हैं। फार्म पर काम करोगे? जी मैं हर जगह काम कर सकता हूँ, मगर अम्मा मुझे शहर नहीं जाने देती। ड्राइवरी भी कर लेता हूँ। अच्छा, रईस से फॉर्म का एड्रेस पूछ कर परसों पहुँच जाना, मैं जावेद को फ़ोन कर दूंगा। शुक्रिया साहब। एक खां ने उसके चेहरे पर गुलाब खिला दिए थे। वो बाहर चला गया। शजरा संजीदगी से बाहर देखती रही। एक बात और पूछनी थी, उसने गिलास उठाकर कहा। क्या? मैं हवेली से निकल कर बाहर जाना चाहती हूँ। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकूंगी। वो कुछ सोचने लगा। ठीक है, रईस और कादर तुम्हारे साथ जाएंगे, साथ में चंद औरतों को भी ले लेना। थैंक यू। ध्यान रखना, हमारी औरतें कभी इस तरह से बाहर नहीं निकली। जानती हूँ मैं। उसने गिलास टेबल पर रखा और अंदर चली गई। सही कली यार खान वहीं बैठ कर जाने क्या सोचता रहा। राज शजरा ने ख़ास तौर पर सही की अम्मी को फ़ोन किया। खैरियत बहू, ठीक तो हो? जी अम्मी जान, बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। आपसे एक काम था। कैसा काम? पिछली हवेली है ना, उसकी आखिरी 2 कमरे में इंडस्ट्री के लिए लेना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें। खैरियत तो है? ये गांव में तुम क्या करती फिर रही हो? जवाब में उसने सारी रिपोर्ट दे दी। ओह, उन्हें बेइंतहा खुशी हुई। तुमने वो काम किया है बहू जो हमारी नस्ल में से किसी ने नहीं किया। बस अम्मी जान, फारिग बैठने से बेहतर है मैं अपनी तालीम को काम में लाऊं। मास्टर्स करने का क्या फ़ायदा हुआ? खुश रहो बेटी, सही तुम्हें तंग तो नहीं करता? तंग? उसने बेख्तियार नज़रें उठाकर बेड पर नीम दराज सही को देखा। बिल्कुल नहीं अम्मी जान, मेरी बेटी को वो तंग कर भी नहीं सकता। ठीक कर दूंगी उसे। वो मुस्कुरा दी। उन्होंने उसे 2 के बजाय 4 कमरों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वो बेइंतहा खुश थी। सारी रात आंखों में खुश रंग ख्वाब विराजमान रहे। सुबह नूरी 3 औरतों के साथ आ गई। जब उन्हें उसने अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। अब सोचना है ये है कि यहाँ क्या क्या काम करना चाहिए। उसने चारों की तरफ देखा। ये तो आप बताएं। नूरी ने कहा। मैं तो सारे काम शुरू करवा सकती हूँ, मगर ये मालूम हो कि कौन कौन से काम ये बआसानी कर लेती हैं। बीबी जी, ये तो सिंध का एक गांव है, यहाँ पर सिंधी कढ़ाई के काम ज़्यादा औरतें कर सकती हैं। इसके अलावा चटाइयाँ, टोपियाँ, कपड़ा बुनना और रंगना भी जानती हैं। रलियाँ भी बना लेती हैं। नूरी ने तफसील से बताया। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कढ़ाई और बुनाई का काम शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। चारों ने उसकी तायद की। शजरा ने नूरी और दूसरी औरतों की मदद से चीज़ों की लिस्ट तैयार की जो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दरकार थी। अब तुम लोगों को ठेकेदारों की औरतों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जितनी मेहनत तुम लोग करोगी
वैसा ही तुम लोगों को मुआवजा मिलेगा। अल्लाह आपका भला करे साई। उन्होंने सिद्ध के दिल से दुआ दी। जब तक शहर से मशीन और दूसरी चीज़ें आती हैं हम दूसरा काम करते हैं। वो क्या जी? चारों ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। इस गांव में करने के लिए बहुत से काम हैं। सबसे पहले सफाई का इंतज़ाम करवाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगी चंद डॉक्टर्स गांव आ जाएं। नूरी तुम कल आ जाना, फिर गांव के एक चक्कर लगाएंगे। बीबी जी मैं सवेरे ही आ जाऊंगी। काम तक कब तक शुरू होगा जी? हमीदन पूछने लगी। बस जल्दी शुरू हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना। उसने तसल्ली दी और सब उसका ढेरों शुक्रिया अदा करके चली गई। वो सुकून के बेतहाशा एहसास से पलके मूंद कर ईजी होकर बैठ गई। कितना अच्छा लग रहा था यूं किसी मजबूर की मदद करना, उनके दुख को दूर करना। अब उसने अज़म किया था वो इस गांव को अपने ख्वाबों जैसा गांव ज़रूर बनाएगी। पता नहीं शहर की औरतें किन हकूक़ की बात करती हैं, क्या नहीं है उनके पास। रोटी, कपड़ा, मकान, इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी ज़रूरियात, तफरीहात, सुकून, मोहब्बत। उनके सारे दुख तो खुद साख्ता है। पता नहीं कौन सी महरूमी उन्हें सड़कों पर ले आई है। मजबूरी अलग चीज़ है, जब सब कुछ है तो फिर किस बात की जंग। अपने जायज़ हकूक़ की जंग तो इन गाँव की मजबूर, बेबस, पसमानदा औरतों को लड़ना चाहिए। जहाँ हकीकत में औरत पाँव की जूती है, जानवर की तरह घर में काम करती है मगर इज्जत नहीं। रातों को जाग जाग कर मेहनत करती है मगर सिला नहीं। अपनी अना अपनी खुदी छोड़कर दूसरों के आगे हाथ फैलाती है मगर सुनवाई नहीं। बेज़मीर ज़ालिम लोग इन पर जुल्म करें तो सुनने वाला कोई नहीं। उनके दरमियान कोई ऐसा हिम्मत वाला नहीं जो उठकर उनके हकूक़ की जंग लड़े। कितने महरूम लोग थे ये। उसका डल इरादा था जो उससे हो सका वो ज़रूर करेगी। रात को मामा का फ़ोन आया तो खाम खां आंखें भीगने लगी। ऐसा दिल लग गया है कि मामा और पापा याद ही नहीं आते। नहीं मामा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और पापा? वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। मामा, मुझे भी आप सब लोग बेहद याद आते हैं मगर मजबूरी है। दिल लग गया है तुम्हारा वहाँ? जी मामा, बहुत अच्छी तरह से लग गया है। आप कभी आइएगा यहाँ, बहुत इंजॉय करेंगी। और देखिएगा आपकी बेटी ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। अली भाई, भाभी और मुनम कैसे हैं? सब ठीक है। छोटू तुम्हें बहुत याद करता है। मंजर के लिए लड़कियां देखी जा रही हैं। अली कोर्स के लिए जापान गया हुआ है। फिर कितनी देर तक वो उनसे बातें करती रही, अपने प्लान उन्हें बताए। जवाब में उन्होंने उसे ढेर सारी दुआएं दी और मदद का भी वादा किया। नूरी के साथ उसने गाँव का एक चक्कर लगाया। कच्चे टूटे फूटे मकान, धूप की शिद्दतें, नंग धरंग बच्चे, गंदगी, टूटा फूटा सा क्लिनिक, स्कूल की खस्ता हालत, ज़मीन पर बैठे हुए बच्चे। उसे बहुत दुख हुआ। पंखट जो शुरू से उसे अपील करता था, पेंट की हुई पंखट की तस्वीर जिसमें चंद लड़कियां पानी खींच रही थी, अली भाई ने उसे गिफ्ट की थी। जानते थे उसकी पसंद। गांव के इस टूटे फूटे पंखट की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। चंद लड़के बैठे ताश खेल रहे थे, उन्हें देखते ही भागे। कुआं सूख चुका था। उसने गहरा ठंडा सांस लिया। असर नौ तामीर की ज़रूरत थी। ठेकेदारों के पक्के मकानात थे। लम्हा भर कर रुक कर उसने इन घरों का पानी नहीं पिया। दूसरों के हक मार कर उन्होंने ये घर बनाए थे। पता नहीं इंसानियत का कहाँ खात्मा हो गया है, ज़मीर कहाँ मर गया है। उसने अफसोस से सोचा, साहबजादे तो सिर्फ ज़मीनों की देखभाल के लिए आते हैं, जाने इन कच्चे रास्तों से गुजरते कैसे होंगे। उसने बेख्तियार जल कर सोचा और वापसी के लिए कदम बढ़ा किए। सही के लिए यार खान से कुछ कहना ही बेकार था। यही बहुत था कि उसने इजाज़त दे दी। अगर ना देता तो वो क्या कर लेती। बाल खुश करते हुए जैसे ही सही के लिए यार खान का ख्याल आया, वजूद में खाम खा उदासी फैल गई। इतना तालीम याफ्ता इंसान होकर ऐसी सोच का हामिल था। नहीं पसंद थी तो इनकार कर देता। वो वहीं बैठ गई। शजरा, क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? उसने खुद से सवाल किया। ऐसे ही क्या मतलब? क्या नहीं है तुम्हारे पास? किस बात की कमी है तुम्हारे पास? सबकी मोहब्बतें हैं, चाहते हैं, कुछ करने का एहसास है, एक अज़म है, बेयारो मददगार लोगों को मंजिल पर पहुंचाना है। वो सब ठीक है शजरा, इसमें तुम्हारा कहाँ और कितना हिस्सा है? उसने खुद से सवाल किया। यह ज़रूरी है कि तुम सिर्फ अपने मुतलिक सोचो, सिर्फ एक उस शख्स को छोड़कर बाकी सब तुम्हारा है। उसने खुद को तसल्ली दी। सब कुछ, सब कुछ। वो बेख्तियार उठी और गीले बालों समेत तकिए में मुँह छुपा कर लेट गई। लड़की इसलिए तो घर नहीं छोड़ती कि उसे सब कुछ मिले और वही एक शख्स न मिले जिसकी खातिर घर बार छोड़ा, मोहब्बतों को छोड़ा। होता है कभी ये भी होता है शजरा। आज तुम्हें क्या हो गया है? तुमने तो अहद किया था जो भी उलझन तुम्हारे और सही के दरमियान है उसे सुलझाओगी, फिर ये कमज़ोरी चैमानी वारत। उसने खुद ही अपना अहद याद किया और अहद याद आते ही उसे नीचे हवेली में बंद सही कली यार खान का कमरा याद आ गया। ज़रूर उसकी उलझनों का हल इस बंद कमरे के पीछे होगा। वो एकदम से उठ बैठी। तभी दरवाज़ा खोलकर सही कली यार खान अंदर आ गया। खाम खा ही सिमट कर बैठी और ब्रश करने लगी। उसने लम्हा भर कर रुक कर उस पर नज़र डाली और वॉशरूम में चला गया। खैरियत, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई मोहतरम? काफ़ी देर बाद वो तौलिए से सर रगड़ता हुआ बाहर निकला और जाकर सोफे पर बैठ गया। परेशानी चेहरे पर थी। तभी दरवाज़ा थपथपा कर रज़िया अंदर आ गई। बीबी जी, खाना लगा दूँ? इधर ही ले आओ रज़िया, सहीक ने सर घुमाकर कहा। जी अच्छा साहब जी। वो उल्टे कदमों लौट गई। शजरा खुद ही उठकर इधर आ गई। खैरियत तो है सब? उसने बेख्तियार सामने बैठकर पूछा। सहीक ने आंखें खोलकर उसे देखा। एक हाथ से बाल पीछे करती वो उसे देख रही थी।
وہ اس کی نسبت بہتر اس کی جیون ساتھی تھی۔ جانے کیوں ایک دم سے یہ یقین ہو گیا، چاہے کتنا بھی اس سے دور بھاگتا رہے آخر اسے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہاں، اس نے دوبارہ سر ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ مگر مجھے تو آپ بخیریت نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے؟ اس کا دل ہونے لگا۔ تم جان کر کیا کرو گی؟ شاید میں آپ کا مسئلہ حل کر سکوں۔ صحیح نے پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ برابر والے گاؤں کا ایک بندہ ہماری کھڑی فصلوں کے درمیان قتل ہوا ہے اور اس کا الزام ہم پر آ رہا ہے۔ اوہ، وہ ایک دم سے قتل کے نام پر کام گئی۔ کب؟ کل رات کی بات ہے، صبح معلوم ہوا ہے۔ گاؤں والے کیا کہتے ہیں؟ زمیندار کہہ رہا ہے یہ میرا خاص بندہ ہے اور اس کو آپ کے کسی مزارے نے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل کیا ہے، ہمیں قاتل دو۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی بندے نے قتل کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شہر سے پولیس بلواتا ہوں تبھی فیصلہ ہوگا۔ ارد گرد کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے مگر انہیں زمینداروں نے خریدا ہوا ہے، انصاف نہیں مل سکے گا۔ میں نہیں چاہتا کسی بے گناہ کو پھانسی ملے، جبکہ مجھے 100% یقین ہے کہ اس آدمی کو زمیندار کے آدمیوں نے ہی قتل کیا ہے اور الزام ہمارے سر ڈال رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے ہٹ جانے کے طور پر اگر انہیں قاتل نہیں ملا تو ہماری زمین کا وہ حصہ مانگیں گے جہاں گلاب کاشت ہوتا ہے اور جو ان کی زمینوں سے ملتا ہے۔ جانے کہ اس نے پوری تفصیل شجرا کو بتائی۔ مجھے 100% یقین ہے یہی بات ہوگی۔ صحیح نے ایک پل کو اسے دیکھا اور پھر آنکھیں موند لی۔ تبھی رضیہ ٹرالی لے آئی اور کھانا میز پر چن دیا۔ آج پہلی دفعہ یہ ہوا کہ شجرا نے اس کی پلیٹ میں سالن نکالا اور اس نے خاموشی سے کھانا بھی شروع کر دیا۔ کھانا کھا کر ہاتھ دھوئے اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ رضیہ برتن واپس لے گئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا بے تحاشا تھکن کا احساس لیے صحیح یار خان گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے پردے کھینچ کر تاریکی کر دی اور خود ہی وہیں کاؤچ پر لیٹ گئی۔ شام کو وہ تھوڑا بہتر لگا۔ چائے پیتے ہوئے شجرا نے آج خود ہی بات کرنی شروع کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زمینوں میں ایسے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ جھگڑے خود ہی اپنا فیصلہ اپنی اصلیت منوا لیتے ہیں۔ یقیناً آپ کے سامنے یہ پہلا جھگڑا ہوگا۔ ہاں، پہلا ہی جھگڑا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر، ہماری زمینوں پر بھی ایک دفعہ ایسا ہی جھگڑا ہوا تھا مگر پاپا نے بروقت اس کا فیصلہ کر لیا۔ اب اپنے بابا سے پوچھیں، وہ بہتر حل بتا سکیں گے۔ پہلے حالات دیکھ لوں پھر بات کروں گا۔ اس نے کپ میز پر رکھا۔ وہ سوچتی نظروں سے باہر دیکھنے لگی۔ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے، ابھی انڈسٹریل ہوم کھول رہی ہوں، اس کے بعد آگے کی سوچیں گے۔ میرے خیال میں گاؤں میں اس طرح کا کام پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ دراصل مجھے زمینوں پر آئے ہوئے 3-4 سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں اسٹڈی کے لیے باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو شہر میں دل نہیں لگا، شور ہنگامے حادثات، بس دل چاٹ ہو گیا۔ زمینیں بابا جان نے ٹھیکیداروں کے حوالے کی ہوئی تھی۔ بڑے بھائی کو زمینداری کا شوق نہیں، اویس بھائی کو شوق تو ہے مگر بزنس میں ان کا زیادہ دل لگتا ہے۔ بابا جان اتنے ضعیف ہیں کہ زمینوں پر کام نہیں کروا سکتے، بس یہ سوچ کر ہی میں نے یہاں کام شروع کیا۔ بابا جان کی خواہش بھی تھی کہ کوئی بیٹا ان کی زمینوں کو سنبھال لے مگر وہ کہتے نہیں تھے۔ مجھے خود ہی احساس ہوا۔ وہ اس سے تفصیل سے بات کر رہا تھا۔ میں بھی گاؤں کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا مگر وقت نہیں مل رہا۔ یہاں ہسپتال ہے، کسی ڈاکٹر کا تقرر نہیں ہو سکا۔ بہت ضرورت ہے یہاں ڈاکٹرز کی، کوشش کروں گا میں۔ صحیح نے یقین دلایا۔ میں بینک سے لون بھی لینا چاہتی ہوں۔ لون؟ وہ کس لیے؟ میں یہ کام بڑھانا چاہتی ہوں، پھر اسکول بھی کھولوں گی۔ کچھ چیزوں کی بہت ضرورت ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں۔ تو لون کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ ہے کہ اسکول خود ہی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یقیناً بابا جان کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے پہلی بار خوشگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گلاس تھامے باہر دیکھتی رہی۔ بہت اچھا لگ رہا تھا صحیح یار خان سے یوں شام کے ڈھلتے سائے میں بات کرنا۔ بے اختیار دل نے سوچا ایسے لمحے روز آئیں۔ صحیح نے اس پر نظر ڈالی اور پھر اخبار اٹھا لیا۔ صبح حسب معمول صحیح علی یار خان زمینوں پر چلا گیا۔ جب تک وہ واپس نہ آ گیا وہ خام خواہ ہی ڈرتی رہی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، سب خیریت ہے۔ شہر سے CIA کے بندے بلوائے ہیں، کیسے غلط الزام لگتا ہے ہم پر۔ وہ ایزی ہو کر بیٹھا۔ زمیندار کیا کہتے ہیں؟ وہی جو پہلے کہا تھا۔ تبھی رضیہ اسکاش لے کر آ گئی۔ خاصی دیر تک اس موضوع پر باتیں ہوتی رہیں۔ اگلے چند دن اسی پریشانی کی نظر ہو گئے مگر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تبھی شہر سے مشینیں اور دوسری چیزیں آ گئی۔ اس نے نوری اور دوسری عورتوں کی مدد سے کام شروع کروا دیا۔ کون سا اتنا بڑا کام تھا جو افتتاح کرواتی کسی سے؟ ویسے بھی نمود و نمائش سے اسے ہمیشہ سے نفرت رہی تھی۔ اس وقت شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بہو تھی وہ۔ اگر چاہتی تو فوٹوگرافر آ کر ایک فیچر تیار کر سکتے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اس کی ممنون تھیں، ٹھیکیداروں کے عتاب سے ان کی جان بچی تھی۔ اس روز نوری نے بتایا کہ ٹھیکیدار کی بیوی سخت غصے میں ہے، اس کی اچھی لگی بندی آمدنی ہاتھ سے نکل گئی۔ نوری، یہ لوگ وہ ہیں جنہیں خدا کبھی پسند نہیں کرتا۔ کمزوروں کا مار کھانا سب سے بڑا گناہ ہے مگر شاید انہیں نہیں معلوم دولت کی ہوس جب بھر جاتی ہے تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بی بی جی، نوری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب سے زیادہ امیر تو آپ ہیں، بہت دولت ہے آپ کے پاس، حویلی ہے، گاڑیاں، زمینیں، پھر آپ کیوں سادہ دل ہیں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے ہنس دی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم پر اپنا کرم کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ میں سمیٹ کر رکھ لوں۔ جس طرح سے علم جتنا خرچ کرو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس طرح سے دولت بھی ہوتی ہے۔ اچھے جائز کاموں پر اسے جتنا خرچ کرو یہ بڑھے گی، کبھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ شاید اللہ کا ہم پر کرم ہی اس وجہ سے ہو کہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔
یہ تو بات تو ہے بیبی جی، نوری نے سر جھکا کر کہا۔ تم بے فکر رہنا، جیسے ہی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن شروع ہوئے میں خود تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گی۔ اس نے ساتھ ہی تسلی دی۔ نوری، جو بھی عورت یہاں پر آنا چاہے اسے روکنا مت، آنے دینا۔ میں کیوں روکوں گی بیبی جی؟ اور یہ بھی دیکھنا کہ کوئی عورت ان کمروں سے آگے نہ جائے، بلکہ چوکیدار کو کہنا ادھر ہی آ کر بیٹھ جائے۔ جی اچھا، اس نے فرمانبرداری سے سر جھکایا۔ شجرا اٹھ کر عورتوں کے کام دیکھنے لگی۔ کیا ہوا اس قتل کا؟ اس روز سے ہیک جانے لگا تو بے اختیار پوچھا۔ تفتیش ہو رہی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ سنو، آج امی جان کو فون کر کے خیریت معلوم کر لینا۔ اچھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ کئی دن سے ان کے درمیان زیادہ بات نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح زمینوں سے بہت رات کو واپس آتا، وہ خود بھی سارا دن مصروف رہتی۔ اب اگرچہ کام شروع ہو گیا تھا، وہ نگرانی کر رہی تھی۔ آج اس کا جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، اطمینان تھا کہ نوری ہے وہاں۔ آج اس کا ارادہ نیچے جا کر صحیح یار خان کا کمرہ دیکھنے کا تھا۔ فریش ہو کر وہ نیچے آ گئی۔ گلاب اور جو صفائی کر رہی تھی ان کا کام ہی یہ تھا۔ سلام بی بی جی۔ وعلیکم السلام۔ چھوٹے صاحب کا کمرہ صاف کر دیا؟ جی بی بی جی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ بی بی جی، کمرہ بند ہے جی۔ نیچے سے رجو نے کہا۔ کیوں؟ وہ چڑھتے چڑھتے رک گئی۔ وہ جی صرف صفائی کے لیے رئیس چابی دیتا ہے، یہ بڑی مالکن کا حکم ہے۔ ساتھ ہی چابی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے لے جانا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے، لاک کھولا اور دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وسیع اور اس کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ محترم یقیناً شادی سے پہلے ادھر ہی رہتے ہوں گے۔ دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر لگے تھے، ایک طرف پیانو رکھا تھا، میز پر گٹار بھی رکھا تھا، خاصے خوش ذوق بھی ہیں۔ کتابوں کے ریک کو دیکھ کر اس نے سوچا۔ ایک کتاب نکال کر نظر دہرائی، دوبارہ رکھ دی۔ بیڈمنٹن کے ریکٹ لٹکے ہوئے تھے، ٹی وی سیٹ بھی تھا، بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ماؤتھ آرگن رکھا تھا۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی چاروں جانب سے ہوتی الماری پر جا ٹھہریں۔ یقیناً یہاں سے اس الجھن کا سرا مل سکتا ہے۔ اس نے بڑھ کر الماری کھول لی۔ کپڑے ترتیب سے لٹکے ہوئے تھے، ایک میں جوتے تھے، کچھ کتابیں رکھی تھیں۔ اس نے درازیں کھولی، سکے، پین، ایک بانسری اور اس قسم کی دوسری چیزیں تھیں۔ اس کی مطلوبہ کوئی چیز نہ ملی۔ دوبارہ الماری بند کر دی۔ وہ صرف اس گتھی کو سلجھانا چاہتی تھی کہ اتنا وجیح صحیح یار خان ایسا کیوں ہے؟ کس چیز نے اسے اتنا تلخ بنا دیا ہے؟ کیوں وہ اس کے قریب نہ آ سکا؟ اس نے بڑھ کر دریچے کے پردے کھینچ دیے اور سامنے کا خوبصورت منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ حد نکاح تک سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس سبزے کے درمیان سے سڑک گھوم کر آگے تک جا رہی تھی۔ صبح اور شام میں یہ منظر کتنا دلکش نظر آتا ہوگا۔ وہ ہاتھ باندھ کر باہر دیکھنے لگی۔ ذہن میں صحیح یار خان تھا۔ جانے کیوں اسے کبھی یقین تھا یہ شادی صحیح کی مرضی سے نہیں ہوئی، زبردستی ہوئی ہے۔ اس کے والدین نے صحیح کی پسند کو اپنانے سے انکار کر دیا ہوگا اور یہ زبردستی کا بندھن یوں ہی نبھایا جا سکتا ہے، یا پھر بہت سوچنے پر بھی کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ شجرا خود بھی خوبصورت تھی۔ ذہانت، تعلیم اور شوخی نے اس کی شخصیت میں چار چاند لگا دیے تھے۔ پہلی نظر ڈالنے والا پلٹ کر دوسری نگاہ ضرور ڈالتا۔ کھنکتا ہوا لہجہ، خوبصورت انداز گفتگو، سگر باحیا، کسی چیز کی اس میں کمی نہیں تھی۔ ہر وہ چیز تھی جس کا ایک مرد تصور کر سکتا ہے۔ پھر یہ کیوں ہوا؟ دریچے پر ہاتھ رکھ کر وہ باہر دیکھنے لگی۔ تیز دھوپ میں کچھ پرندے ہار سنگھار کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ کس کی اجازت سے آپ یہاں آئی ہیں؟ آواز اتنی کرخت تھی کہ ڈر کر مڑی۔ دروازے میں صحیح کلی یار خان تھا۔ یہاں آنے کے لیے مجھے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ اس نے دوبارہ رخ پھیر لیا۔ لیکن یہ میرا کمرہ ہے اور میں کسی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر آپ دوسرا کمرہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کمرے میں قیام کیا کریں۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ خوش فہمی ہے آپ کی، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے آ گئی۔ آئندہ میں تمہیں اس کمرے میں نہ دیکھوں۔ آپ دیکھنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب میں ادھر ہی سویا کروں گی۔ وہ ایک دم سے شرارت سے بولی۔ کیا کہا؟ صحیح اس کے بیڈ کے پاس آ گیا۔ یہ میرا کمرہ ہے محترمہ، اس نے یاد دلایا۔ ویسے تم جو چاہتی ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ اس نے اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھ کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ کیا؟ ایک دم سے وہ سنجیدگی سے بیڈ سے اتری، پیشانی ارکلود ہوگی۔ یہ میری مرضی ہے، تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ صحیح نے جھک کر کہا۔ اتنی بے عزتی؟ اس کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ کیا مانگا تھا سامنے کھڑے مغرور شخص سے؟ محترم صحیح کلی یار خان، میرے پاس اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے کہ مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جیسا بندہ مجھے دے ہی کیا سکتا ہے؟ نفرت، بے عزتی، شک، توہین، حقارت۔ آج اسے پہلی دفعہ غصہ آیا تھا۔ آپ کو تو عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، مجھے کیا نوازیں گے؟ ویسے بھی میں بھیک یا خیرات نہیں کھاتی۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ صحیح ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا تھا یہ؟ یا اس نے کچھ غلط کہا تھا یا اس نے غلط سمجھا تھا؟ وہ تو صرف ڈرانے آیا تھا، ورنہ اس کمرے میں کیا تھا؟ یقیناً اس کے لفظوں نے اسے اتنا ہرٹ کیا ہے۔ بیڈ پر بیٹھ کر خود ہی ٹھنڈے دماغ سے سوچا۔ اس کے کام، اتنی محنت اور پرخلوص رویہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ شجرا تمام لڑکیوں سے مختلف تھی جو اس کی زندگی میں آ چکی تھی،
और जिन्होंने उसे ऐसे नक्श छोड़े थे जो अनमिट थे। और इन नकोश की रोशनी में उसने शजरा का चेहरा देखा था, लेकिन शजरा उन सबसे मुख्तलिफ लगी थी। आज उसका कोई और इरादा था, लेकिन उसने सर हाथों पर गिरा लिया, जाने क्या समझकर वो जा चुकी थी। माय गॉड! सहीक यार खान के अल्फाज पिघले हुए शीशे की मानिंद उसके कानों में गिरे थे। कितना जलील कर दिया था उसको अपनी ही नज़रों में। मुसलसल टहलते हुए टांगें दुखने लगी, मगर करार न मिल रहा था। तुम्हें नफसियाती केस समझकर मैंने तुम्हारी हर बात को नज़रअंदाज किया, मगर तुमने मुझे बहुत गलत समझा है। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जती का भी कोई हक नहीं है तुम्हें। दुख की गहरी शिद्दत से सोचा। दूसरे लम्हे वो तकिए में मुंह छुपा कर रो रही थी। शजरा, इतनी बेइज्जती सहने के लिए तुम इतनी दूर से आई थी? ये रवैया, ये हिकारत अमेज़ अंदाज ही देखना था तुम्हें। इसके रवैये ने तुम्हें अपनी ही नज़रों में गिरा दिया है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और फिर बेख्तियार सर उठाया। कहाँ जाओगी शजरा? भाभी तो पहले ही कहती थी। शजरा इतनी शौक शरीर है, जाने घर कैसे बसाएगी? नहीं, मैं मामा और पापा को शर्मिंदा नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यह बुरा अपनी किस्मत का लिखा समझकर इधर ही बैठकर सहना है मुझे। बाहर कदमों की आहट सुनकर तकिए में मुंह छुपा लिया। बीबी जी, खाना, मुझे भूख नहीं है और मैं सो रही हूँ, अब मत आना, उसने झटके से जवाब दिया। वो दबे पाँव बाहर निकल गई। क्या ख्यालात हैं सही कली यार खान के उसके बारे में? बेहद दुख था उसे। अब उसने ये किया कि खुद को बहुत मसरूफ़ कर लिया ताकि सही खान के सामना कम से कम हो। उसने भी आकर सॉरी कहने की जहमत गवारा नहीं की। औरतों को काम के साथ साथ वो तालीम भी देने लगी। उन्हें अपनी मदद आपका असूल सिखाया, सफाई और हफ्ज़ाने सेहत के मुतल्लिक मालूमात फराहम की। जो पढ़ी लिखी लड़कियां थीं उन्हें हदायत दी कि हर लड़की कम से कम 2 औरतों को पढ़ना लिखना सिखाए। उसका उन्हें मुआवजा देना शुरू किया। इन सब कामों के लिए पैसा उसने अम्मी जान से लिया था। औरतें उसकी बातों को समझने लगी। सबसे पहले उसने पंगट ठीक करवा कर सफाई करवाई, इर्द गिर्द की जगह साफ करवाई। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दरख्वास्त भेजी, गाँव में टीचर की ज़रूरत है। असफंदियार खान की बहू होने के नाते उसे मस्बत जवाब मिला। स्कूल की हालत बेहतर की, स्कूल के फर्नीचर के लिए ख़ास तौर पर पापा से पैसे मांगे और अपने अकाउंट में जितने पैसे थे सब फर्नीचर पर लगा दिए। क्लासेस कम थी, मैदान बहुत बड़ा था। उसने मजीद क्लासों का इजाफा करवाया। काम हो रहा था। रात को ड्राइंग रूम में बैठकर जो काम करना होता करती, इसके बाद खामोशी से आकर सो जाती। सहीक ने उससे रस्मन भी माजरत नहीं की थी। जो कुछ कहना होता मुख्तसर लफ्ज़ों में कहती, जवाब देती और फिर खामोश हो जाती। उसने नूरी का मेडिकल में एडमिशन करवा दिया था, हॉस्टल का खर्च भी भिजवा दिया। नूरी की जगह हमीदा ने ले ली। नूरी की तरह ज़हीन थी वो भी। नूरी का बाप बहुत खुश था। वो अपनी बेटी को तालीम दिलवाना चाहता था, मगर पैसे ना होने की वजह से मजबूर था। इंडस्ट्रियल होम की औरतों ने जितना भी काम किया उसका मुआवजा उसने शहर के हिसाब से दिया। उनका बनाया हुआ काम देने के लिए सहीक ने शहर से एक आदमी बुलाया। औरतें इतना ज़्यादा मुआवजा पाकर और ज़्यादा मेहनत करने लगी। वो भी उनका काम मुनासिब दामों से ख़रीदता था। अम्मी जान उसके कामों से बहुत खुश थी। बाबा जान ने उसे सराहा, खुशी से उसे ब्लैंक चेक दिया, जितनी चाहे रकम भर ले। सारा गांव उससे बेहद खुश था। उस रोज़ अभी सो रही थी कि मंजर भाई का फ़ोन आ गया। मैं जानता था तुम सो रही होगी, इसीलिए मैंने जानबूझकर फ़ोन किया कि तुम पंजे झाड़ कर नहीं पीछे पड़ोगी। वो मुस्कुरा दी। कैसे याद किया बहन को? कपड़े धुलवाने थे, सोचा फ़ोन कर लूँ। बहुत अजीज़ थी वो उन्हें। सब घर वाले कैसे हैं? तुम्हारी दुआ से सब ठीक है। तुम सुनाओ कैसी हो? किस कदर बेमरवत हो तुम? क्यों भाई, मुझे बेमरवत क्यों कह रही हैं? इसलिए कि हज़ारों एकड़ पर फैला हुआ पिया देश इतना खूबसूरत है कि तुम इसे छोड़कर नहीं आ सकती। तो कंजूस लड़की, हमें ही बुला लो। अल्लाह भाई, आप लोग आ जाए ना, सच बहुत मज़ा आएगा। वो खुशी से उछल पड़ी। कब आ रही हैं आप? वो बेहद खुश थी। कब आ रही हैं आप? भाई तुम इजाज़त दो तभी तो आएंगे। इजाज़त इजाज़त इजाज़त। ठीक है, हम जल्दी आ रहे हैं। उन्होंने खुशखबरी सुनाई। थोड़ी देर और बातें करके फ़ोन रख दिया। वो भागती हुई बाहर निकली और एकदम से तेज़ी से अंदर आते सही कली यार खान से टकरा गई। खैरियत? उसने गिरने से पहले संभाल लिया। जी खैरियत, बिल्कुल खैरियत। मामा पापा भाई सब लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। अच्छा। मानी खेज नज़रों से उसे देखा। एकदम से उसे एहसास हुआ अभी तक उसके हाथ उसके शानों पर हैं। इसका मतलब है कि नाराज़गी ख़त्म। वो एकदम से उस पर झुका। क्या? उसने हिसार तोड़ा। नाराज़? और मैं? क्या बात की आपने सही कली यार खान? गोया तुम अभी तक नाराज़ हो। उसने उंगली उठाकर इशारा किया। नाराज़ वहाँ हुआ जाता है जहाँ दोस्ती हो, मोहब्बत हो। हमारे दरमियान सवाए चंद बोलो कि और क्या रिश्ता है। उसने लम्हा भर को उसे देखा और बाहर निकल गई। वो ग्रिल के पास आई, नीचे नज़र पड़ी और एकदम से चौंक पड़ी। 2 सफ़ेद घोड़े नीचे खड़े थे और राइडिंग उसकी कमज़ोरी थी। फॉर्म पर जाती थी तो पापा के साथ रोज़ सुबह राइडिंग करती थी। राइडिंग उसे पापा ने ही सिखाई थी। वो भागती हुई नीचे उतरी। सही की यकीनन वॉशरूम में था। साइड पर बैठा रईस एकदम से खड़ा हो गया। सलाम बीबी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इतने खूबसूरत घोड़े किसके हैं? उसने सफ़ेद बालों वाले घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। साई ने आज ही खरीदे हैं, मैं इस पर बैठ सकती हूँ? जी। उसने हैरानी से देखा। कहाँ ये नाजुक सी लड़की, मालकन, और कहाँ घुड़सवारी?
जी वो कुछ नहीं होता। वो एकदम से ही उछल कर घोड़े पे बैठी। दूसरे लम्हे वो हवाओं के दोष पर थी। रईस की आंखें फटी सो फटी। ऊपर खड़ा शहीक यार खान भी हैरान रह गया। वो महारत से घोड़े को कंट्रोल करते हुए भाग रही थी। इस लम्हे घोड़ा दुराती एक हाथ से अपने बालों को संभालती वो एकदम से शहीक यार खान के अंदर उतरती चली गई। वो बहुत दिलचस्पी से उसे देखता रहा। उसने लॉन के कई राउंड लिए। ऐसे ही इतफाक कर नजर ऊपर टेरेस की तरफ उठी। शहीक को देखकर घबराई और दूसरे लम्हे वो घोड़े से नीचे थी। शजरा शहीक यार खान भागता हुआ नीचे उतरा, मगर वो इन मामूली चोटों से घबराने वाली लड़की नहीं थी। इस नई जिंदगी को उसने चैलेंज समझकर कबूल किया था। कपड़े झाड़ कर खड़ी हुई। दूसरे लम्हे एक बार फिर वो घोड़े को बड़ी रफ्तारी से दौड़ा रही थी। माय गॉड! शहीक भागते भागते रुक गया, मगर इन लम्हों ने शजरा को ये बता दिया था कि क्रोफर्ड से खड़ा बज़ाहिर बेनियाजी का होल चढ़ा है। ये बंदा उसे बहुत अजीज रखता है। और आगे के लफ्ज़ों को खुद ही रोक लिया। अभी नहीं। थक कर उसी जगह पर घोड़े को लाकर रोक दिया। तुम्हारा घोड़ा बहुत खूबसूरत है, दूसरे को चेक कर लूँ? वो शरारत से रईस से पूछ रही थी। तुम घोड़ों से गिरी तो रुकी क्यों नहीं? शहीक पूछ रहा था। चोट नहीं आई थी जो रुक जाती। वैसे भी मैं बहुत बहादुर हूँ, कोई चोट मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। वो आगे बढ़ गई। शहीक उसे देखता रह गया। ये रूप भी अच्छा लगा। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। शहीक यार खान के साथ मसला बहुत गंभीर किस्म का था। मोहब्बत सभी करते हैं। किसी का तजुर्बा तल्ख होता है और किसी का शीरी। ये तजर्बात इंसानी फितरत पर अंदाज ज़रूर होते हैं। जिसका तजर्बा शीरी होता है वो खुश रहता है, और जो तल्ख तजर्बात से गुजरा हो या तो वो तल्ख तजर्बे को भूल जाता है और दूसरी मोहब्बत में मुबतला हो जाता है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही के गीत गाता है। या फिर ये जहर भरी तलखी कुछ इस तरह से असरअंदाज होती है कि हर चीज़ से एतबार उठ जाता है, और जब एतबार उठ जाए तो बंदा शहीक यार खान बन जाता है। वो इतना शौक था कि कोई उसके हाथों बच नहीं सकता था। जब वो पढ़ने के लिए बाहर गया तो उधर ही उसे किसी लड़की से मोहब्बत हो गई। लड़की गैर मुल्की थी। उसने दिल का भलावा समझ कर खेला। शहीक यार खान ने यह सोचकर सब्र किया कि मगरिब में वफा नहीं। मुल्क वापस आया तो एक और लड़की उसकी ज़िंदगी में, और जब उसे प्रपोज किया तो उस लड़की ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे देखा और यह कहकर चली गई, हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है। शहीक हक्का बक्का उसे जाता देखता रहा। ये दोस्ती थी? उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना, घंटों फ़ोन पर बातें करना, सालगिरह पर बेशकीमत गिफ्ट देना, पार्टीज अटेंड करना, क्लब जाना, बस वो लम्हा ही था। उसके बाद हर लड़की से उसका एतमाद उठ गया। किसी लड़की को इस नज़र से देखा ही नहीं। रहा सहा एतमाद यूँ खत्म हुआ कि सड़कों पर, पिकिंग पॉइंट पर, आइसक्रीम पार्लर, हर जगह लड़के लड़कियां ज़्यादा घूमते नजर आते, यूँ जैसे मजबूत बंदर में बंदे हों। शहर से जी उचाट हुआ तो गाँव आ गया। काम के अलावा फिर शहर का रुख न किया। अम्मी जान ने शादी का कहा, उनकी ख्वाहिश का लाजमी एहतराम करना था। सो हाँ कर दी। शादी तो बाहर हाल करनी थी। सो शजरा वकास गिलानी उसकी ज़िंदगी में आई, मगर उसे देख कर यही ख्याल आया, ये भी ज़रूर किसी के साथ घूमती रही होगी। उसने भी ज़रूर मोहब्बत की होगी, जबकि शजरा हमेशा इस किस्म की बातों से दूर रही थी। सबसे पहले तो उसकी तालीमी मसरूफियात थी। होम इकनॉमिक्स हमेशा उसका सब्जेक्ट रहा था। उसमें इंसान को कुछ और करने की फुर्सत नहीं। ये कि उसके सामने मुनम का तल्ख तजुर्बा था। मुनम शादी जहाँ करना चाहती थी वहाँ पापा ने मना कर दिया। मुनम शादी के लिए इनकार करती रही, मगर पापा ने ज़बरदस्ती शादी कर दी। लगता था मुनम मोहब्बत के बगैर मर जाएगी, मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि हनीमून से वापसी पर वे यूँ खुश थी जैसे जन्म जन्म का साथ हो। मोहब्बत पर से उसका एतबार उठ गया। मोहब्बत मोहब्बत नहीं, महज वक्त गुजारी है, और ये वक्त गुजारी वो कर नहीं सकती थी। उसकी दोस्त माँ हम जहाँ शादी करना चाहती थी, उसने महज यह कहकर इनकार कर दिया उसकी अम्मी राज़ी नहीं होंगी। शजरा हैरान हुई थी। ये कैसी मोहब्बत है? फरहाद ने तो मोहब्बत के लिए दूध की नहर खोल डाली। एक ये माँ को राज़ी ना कर सका, सो वह सब तरफ से बेनियाज होकर पड़ती रही। मोहब्बत के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। अब सही करे यार खान को उस पर एतबार आ गया था। गांव में आए हुए उसे 8 माह हो रहे थे। शादी के 3 माह बाद आए थे ये लोग। गोया शादी को साल होने वाला था। वो घर से बाहर ही होता, मगर शजरा को उसने चेक ज़रूर किया। बेतबारी ने उसे चैन न लेने दिया। उसका कभी कोई फ़ोन नहीं आया। उसने सिवाय मामा पापा और अम्मी जान के कहीं फ़ोन नहीं किया। बड़ी मेहनत, शौक़ और लगन से वो इस गाँव को संवार रही थी। एक बार उसने नहीं कहा मुझे शहर जाना है, मम्मी पापा से मिलना है, अम्मी जान के पास जाना है, जो वो किसी शक में मुबतला होता। इन बातों ने शहीक को दिल से बेतबारी ख़त्म कर दी। 5 उंगलियां अगरचे एक ही हाथ की होती हैं, मगर मुख्तलिफ होती हैं। सब बेटियां हवा की बेटियां ज़रूर थीं, मगर मुख्तलिफ किस्म की। अब वो शजरा से सुलह करना चाहता था, मगर वो परों पर पानी नहीं पड़ने दे रही थी। ये उसका हक था। आखिर उसने भी शजरा के जज्बात को मजरूह किया था। उसका मान तो रहा था। आजकल सही कली यार खान ज़मीनों से जल्दी वापस आ जाता, मगर शजरा या तो होम में होती या स्कूल में, या फिर रजिया कहती आज वो हफ्ता सफाई मना रही हैं। गोया वो उससे भाग रही थी। कब तक भागती रहेगी? आखिर तुम्हें हमारे पास ही आना है, उसने खुशगवार अंदाज में सोचा, और रेलिंग से टेक लगा कर खड़ा हो गया। तभी पिछली तरफ से सफ़ेद शराड आती नजर आई। वो चौंक कर देखने लगा। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके शजरा बाहर आ गई। ओह, तो बूढ़ी महारानी साहबा बनी हुई है। वो ज़ेलब मुस्कुराया।
रजो प्लीज़ ठंडा यख पानी। वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। रजो के पीछे ही वो भी आ गया। खाना लगाओ, मुझे भूख लग रही है। जी बीबी जी। वो बाहर निकल गई। वाशरूम से आई तो सहीक भी मौजूद था। वो प्लेट आगे करके सालन निकालने लगी। मुकम्मल ग्रेस था। मैं बुवाई के सिलसिले में बात करना चाहता था। उसने खुद ही बात की। कैसी बात? उसने सर उठाया। हमेशा से हमारी ज़मीनों पर चावल, कपास और गन्ना उगता रहा है। इस दफ़ा मैं चेंज चाहता हूँ। क्या काश्त किया जाए? शजरा दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। क्या टॉपिक था बात करने का? ये तो पहले आप बाज़ार में देखें किस चीज़ की खपत ज़्यादा है, दालें और सब्जियाँ काश्त कर लें। वो सर झुकाकर सोचने लगा। फिर सर उठाकर यूं ही उससे बातें करने लगा। वो सरसरी अंदाज से जवाब देती रही। उसकी बात भूली नहीं थी, मगर बहरहाल उसे अब तमाम उम्र इसी घर में रहना था। वो सब लोग किसी भी दिन आ सकते थे और उसे कपड़ों की ज़रूरत थी। वार्डरोब में सारे वही कपड़े थे जो वो साथ लाई थी और वो सारे इस्तेमाल कर चुकी थी। घर वाले ख़ास तौर पर मुनम ज़रूर पूछती कैसे कपड़े बनाए। सही कली यार खान से कहती तो वो ढेर लगा देता। ज़रा सी तवज्जो का मतलाशी था और वो उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी। रात उसके सामने शजरा ने मीजान का नंबर मिलाया। वो बहुत खुश हुई उसकी आवाज़ सुनकर। शजरा ने अपने घर वालों के आने का बताया। उन्हें भी आने के लिए कहा। कोशिश करूँगी बहू, अम्मी जान एक काम था आपसे। उसने चोर नज़रों से सहीक को देखा। उसकी आवाज़ पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। बोलो बेटा। वो अम्मी जान, दरअसल मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी। यहाँ कोई बाजार नहीं है। और बहू सहीक से कह देती। कहा था अम्मी जान, मगर उन्हें याद नहीं रहता। उसने धड़ल्ले से झूठ बोला। क्या उसे तुम्हारी खबर नहीं रहती? वो हैरान हुई। कहाँ है वो नालायक? अखबार पढ़ रहे हैं। वो ज़रीलब मुस्कुराई। फ़ोन दो उसे, आपको अम्मी जान बुला रही हैं। उसने मस्कीन सी सूरत बनाई। सहीक ने उसे देखते हुए फ़ोन पकड़ लिया और फिर अम्मी जान ने उसकी खबर ली तो सहीक को पतंगे लग गए। फ़ोन रख कर उसकी तरफ मुड़ा। क्या हरकत थी? वही जो आप करते रहते हैं। मैं यहाँ दीवारों से सर टकराने नहीं आई थी। उसने संजीदगी से जवाब दिया। अगर आप ले भी आते तो मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करती। फिर अम्मी जान से क्यों कहा? मेरी मर्ज़ी। वो आगे बढ़ गई। सहीक उसे देखता रह गया। दूसरे लम्हे बाद उसकी समझ में आ गई। तो जनाबा इस तरह से बदला लेंगी? मोहतरम सहीक यार खान, आपने मोहब्बत की ज़मीन पर बबूल काश की थी, अब सब्र से काटिए। उसके अंदर का सहीक बोला। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। सुबह जब वो खामोशी से नाश्ता करके उठने लगी तो एकदम से रोक लिया। शजरा। उसके मुंह से अपना नाम अच्छा लगा। जी। वो जाते जाते मुड़ी। सुलह नहीं करनी? वो खोल गई। आप मुसलसल मेरी इंसल्ट करते रहे हैं। कदम कदम पर मुझे हर्ट किया, पाँव की जूती समझा, हकारत का मुजाहरा किया। आप किस सुलह की बात करते हैं? मैं आज भी वही शजरा हूँ जिसके साथ आप अवलीन दिन से सर्द महरी का मुजाहरा करते आ रहे हैं। अब किस बात की तवक्का है? उसने उसे देखा। और अगर आप ये समझते हैं कि मामा पापा से आपकी शिकायत करूंगी या आपके रवैये से उन्हें बताऊंगी तो मैं इतनी कम ज़र्फ नहीं हूँ। बेफिक्र रहिए आप। ओह। उसके कान की लोबें तक सुर्ख हो गई। कितना गलत समझी थी वो। ऐसी बात नहीं है, उसने फ़ौरन कहा। मैं शर्मिंदा हूँ। शजरा ने एक नज़रों से देखा। मैं इतनी सस्ती नहीं थी जितना आपने समझा। मेरी इज़्ज़त अफजाई की। अपने घर वालों की मैं इतनी लाडली थी कि मुंह से निकली बात पूरी होती थी। एक इशारा करती तो आपसे बाज बरस के लिए पूरी फोर्स आ जाती। मगर मुझ में और आप में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। सही दोनों हाथों में चेहरा रखे उसे देखता रहा। उसके अंदर का अलावा बहता तो सुकून होता। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। एकदम से उसका लहजा भीगा और तेज़ी से बाहर निकल गई। ओह। सही अंदर तक शर्मिंदा हो गया। वो अक्सर सोचता था कि शजरा उसके रवैये पर खामोश की है। आज वो समझ में आई थी कितनी अच्छी और मुकम्मल लड़की थी। उसने हाथों में चेहरा गिराकर गहरा सांस लिया। उसकी तमाम तर्ज़यातियों के बावजूद उसके घर को संवारा, उसके गांव को निखारा। कितनी बुलंद थी वो, कितने गलत नज़रियात थे उसके। सुबह गेस्ट हाउस साफ़ करवा दिया। अपनी निगरानी में वो सारे काम करवा रही थी। कितने अरसे बाद वो इन सबको देखेगी। उसके अंदर बेतहाशा खुशी थी। तभी अम्मी जान का मुलाजिम बाकर उसके लिए ढेर सारे कपड़े ले आया। मौसम की मुनासबत से रंग और डिज़ाइन मुख्तलिफ थे। सब कपड़े उसे बहुत खूबसूरत लगे। आजकल वो होम की तरफ नहीं जा रही थी कि पीछे से वो लोग ना आ जाएं। कुछ पूछना होता तो हमीदा ना आ जाती। उसे ही अपनी जगह निगरान बनाया था। ख़ास तौर पर उसने गांव साफ़ रखने की ताकीद की थी। हमीदा ने ही बताया कि गांव की गलियां साफ़ सुथरी हैं। कच्चे मकानों पर लोगों ने मिट्टी का पोछा फेर लिया है। उसने गांव के बहुत सारे लड़कों को जो इधर उधर बेकार फिरते थे रोज़गार दिलाया था। अब वो जगह जगह बैठे नजर नहीं आते थे। उसने कह दिया था जो मेहनत करना चाहता है उसके पास है, मायूस नहीं करेगी। जो ज़मीनों पर काम नहीं करना चाहते थे उन्हें कर्जा देकर घर में काम शुरू करवा दिया था। उन सब का निगरान उसने नूरी के बाप को मुंतहिब किया। वही उसे सारी खबरें ला कर देता था। उसे यकीन था आइंदा चंद सालों में ये गांव उसके ख्वाबों जैसे गांव में तब्दील हो जाएगा। इन लोगों में उसने अपनी मदद आपका जज्बा पैदा कर दिया था। तभी उसे ख्याल आया गांव की सारी ज़मीन फिर से ठेके पर देने की बजाय कुछ ज़मीन गाँव वालों के हवाले की जाए। वो नेक नीयत इसी काम भी करेंगे, उन्हें मुनाफा भी होगा। ये काम अगरचे रिस्की था लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ये सोचकर ही शजरा ने उस रोज़ सहीक से बात की। मुझे आपसे कुछ कहना है। ज़हे नसीब।
सहीक ने सीने पर हाथ रखकर शरारत से कहा, कुफ टूटा खुदा खुदा करके। इरशाद, आप गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। शजरा ने संजीदगी से मुंह फेर कर जवाब दिया, जी मैं भी गलत नहीं सोच रहा। वो शरारत से हंसा, नज़र घुमाकर उसे देखा। उस दिन आप खेतों में बुवाई के मुतालिक पूछ रहे थे। हाँ, कह तो रहा था। वो बराबर मुस्कुरा रहा था। मैं ये कहना चाहती थी कि ज़मीन ठेके पर देने के बजाय गाँव वालों को काश्त के लिए दी जाए तो बेहतर नतीजे हासिल हो सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी ज़मीनों पर गाँव वाले काश्तकारी कर सकते हैं? वो संजीदा हो गया। फिलहाल मैं सारी ज़मीन देने के लिए नहीं कह रही, चंद छोटे खेत उन्हें दिए जाए। मुझे यकीन है आज़ाद माहौल में बेहतर काम कर सकेंगे। तुम ये किस तरह से कह सकती हो? अगर आपका नुकसान हुआ तो मैं आपका नुकसान पूरा करूँगी, चाहे तो लिखवा लें। वो संजीदा थी। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया, क्या याद रखोगी? सहीक ने खुले दिल से कहा, ज़मीनों के शुरू के जो 6 छोटे खेत हैं तुम्हें दिए, देखें तुम क्या काश्त करवाती हो। मैं कल जो इन ज़मीनों पर काम करना चाहेंगे बुलवा लूँगी, उन्हें खेत में पहुँचा दीजिएगा। जो हुक्म सरकार का। वो पूरी तरह संजीदा थी। सहीक बराबर उसे देखता रहा। दूसरे दिन उसने होम जाकर औरतों से मालूम किया कौन ज़मीनों पर काम करना चाहता है। नूरी के दोनों भाइयों को उसने खुद मुंतहिब किया। हमीदा ने अपने शोहर का नाम लिया। 2 औरतों ने आगे बढ़कर कहा कि उनके भाई काम करना चाहते हैं। कल सुबह तुम लोग ज़मीनों पर चले जाना। सब इतनी फराग दिलाना इमदाद पर बेहद खुश थे। अभी मैं औरतों का काम देख ही रही थी कि रईस आ गया। बीबी जी शहर से मेहमान आए हैं। क्या? वो खुशी से पलटी, तेज़ी से भागते हुए बाहर आई तो एकदम से सतून से टकराई। हाय! माथे पर हाथ रखा, चोट शदीद लगी थी, खून निकल रहा था। वो परवाना करते हुए भागकर गाड़ी में बैठ गई। रईस गाड़ी चलाने लगा। यहाँ तक का फासला हमेशा गाड़ी में तय करती थी, पैदल बहुत लंबा हो जाता था। रईस जल्दी चलाओ, वो खुश होकर बोली। दुपट्टे से माथा रगड़ा गाड़ी पोर्च में जाकर खड़ी हुई तो रुकने से पहले ही बाहर निकल आई। सब लोग कॉरिडोर में खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे, साथ ही सहीक भी थे। मामा, पापा, भाईजान, भाभी। वो चीखती हुई तेज़ी से जाकर मामा के गले लगी। मेरी जान, मेरी बेटी। सब उसे चूम रहे थे। सहीक का हाथ बांधे मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी उसकी निगाह पेशानी पर पड़ी। शजरा, ये क्या हुआ? उसने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं, ऐसे ही। वो एकदम से हाथ छुड़ाकर पेशानी रगड़ते हुए भाभी और मुन्नम के सीने से लग गई। कैसी हैं आप? रईस, बीबी को क्या हुआ? रईस से पूछा। वो जी मेहमानों की खबर सुनकर भागी तो सुकून से टकरा गई। ये ऐश हैं। मंजर शान ने उसे शाने से लगाया। बेटा, चोट ज़्यादा लगी है, जल्दी से दवा लगाओ, पापा ने कहा। वो इन सब को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। सहीक ने रजिया से पानी और बैंडेज का सामान मंगवाया। जख्म की परवाह किए बगैर वो चहक रही थी। सबके सामने ही सहीक ने उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। जख्म साफ करके ड्रेसिंग की। मामा पापा दामाद की इतनी मोहब्बत देखकर मुतमिन हो गए। अपनों की आमद ने उसके चेहरे पर गुलाब खिला दिए थे। रजिया को खाने की हिदायत देकर वो फिर उनके दरमियान आ बैठी। उसने फहर को गोद में भर लिया, नसीमा को करीब घसीट लिया। शुजा खुद ही उसके करीब आ गया। वो बेतहाशा सबकी मोहब्बतें वसूल कर रही थी। सहीक बाहर चला गया। कितने ऐश हैं महारानी साहिबा के। मंजर ने बाल खींचे, जिसका उसने कतई बुरा नहीं माना, वरना बाल खींचने पर पंजे झाड़ कर पीछे पड़ जाती थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मुनम तुम भी आओगी। हमें दुआएं दो। अली फहद ने अपनी तरफ इशारा किया। ओह भाई, कैसे हैं आप? मामा पापा उससे प्यार करते नहीं थक रहे थे। तभी ग्लबो स्कॉच ले आई। पुर्तकल्लुफ़ खाना था। बहना, तुम्हारी बोलने की आदत वैसी ही है। सहीक के सामने ही मंजर भाई ने छेड़ा। अच्छा, ये बोलती भी है? सहीक ने मुस्कुरा कर देखा। यकीन नहीं आता, तुम वही शोखो चंचल लड़की हो और इतने बड़े घर को चला रही हो। भाभी ने सराहा। वो शर्मा कर चुप हो गई। ये सब सुनने के लिए तो वो यहाँ रह रही थी। कौन जानता था उसके वजूद पर कितने छाले पड़ चुके हैं, मगर उसे सुकून था। वो सुरखरू है। शाम को रईस ने लॉन में कुर्सियाँ लगा दी, मगर इन सब ने ठंडी घास पर बैठना ज़्यादा पसंद किया। सहीक उनके दरमियान ही मौजूद थे। शजरा, तुम आज भी बागर बिल्ली हो। शादी ने तुम पर कोई असर नहीं किया। मंजर ने लेटे लेटे उसकी तरफ देखा। बागर बिल्ला होता है, बिल्ली नहीं, उसने तस्दीक की। सब हंसती। रात को जब शजरा सबको उनके बेडरूम दिखा रही थी, सहीक ने मंजर का हाथ थाम लिया। साले साहब के लिए ख़ास कमरा है। सहीक ने मुस्कुराकर उसे देखा। शजरा सवालिया नज़रों से देखने लगी। मंजर का हाथ थाम कर सहीक उसको अपने पुराने वाले कमरे में ले आया। साहबजादे यहाँ क्याम करेंगे? सहीक ने दरीचे के पर्दे खींचे। वाह, ब्यूटीफुल। बाहर के मंजर ने उसे बहुत मुतासिर किया। आपको माउथ ऑर्गन भी आता है? आता तो बहुत कुछ है। सहीक ने मुस्कुराकर उसे देखा। मगर सब कुछ उन्होंने छुड़ा दिया है। उसने शजरा को देखा। उसने खामोशी से मुस्कुराकर उसका भरम रख लिया। है, इसने छुड़ा दिया? उसने हैरत से देखा। मगर ये तो खुद बहुत अच्छा पियानो बजा लेती हैं। अच्छा, वो मुस्कुरा दिया। आपने सुना नहीं? सुना है, बल्कि रोज़ सुनते हैं। सहीक ने शरारत से उसे देखा। भाई, आप बजाएं पियानो? खोलकर सामने रखा। मुझे इतना अच्छा नहीं आता, गिटार ज़्यादा अच्छा बजा लेता हूँ। उसने पियानो के बटन दबाए। अब इन्हें आराम करने दो, थके हुए हैं सफ़र के। क्यों भाई, आप यहाँ आराम करने के लिए आए हैं? नहीं तो। मंजर ने सर झुकाया, खजाया। सहीक भी उनके साथ ही बैठ गया।
फिर रात गए तक ये लोग बातें करते रहे। सुबह 4 बजे वहाँ से उठे। चहकती हुई शजरा बाहर निकलते ही खामोश हो गई। क्यों ऐसे शख्स के लिए हंसे जो उसे कुछ नहीं समझता। अपने कमरे में आते ही उसने बेड गिरा ली। जब से ही लिबास तब्दील करके आया वो सो चुकी थी। उसने गहरा सांस लिया। ये तो होना ही था। अपने बिस्तर पर लेट कर लाइट ऑफ कर दी। सुबह नाश्ते के बाद वो उन्हें अपने इंडस्ट्रियल होम में ले आई। सब औरतें एहतराम से खड़ी हो गई। यकीन नहीं आता शजरा साहिबा इतनी ज़हीन है। मंजर को यकीन नहीं था। मामा पापा उसके काम से बहुत खुश थे। आज सहीक भी उसके साथ साथ था। पापा ये कुछ भी नहीं है, आप स्कूल और अस्पताल देखिएगा, आपके पैसों से मैंने फर्नीचर डलवाया था। शजरा ने प्यार से पापा के शाने पर सर रखा। पैसों के नाम पर सहीक के कान खड़े हो गए। तभी रईस आ गया। बीबी जी, आपने कल जिन आदमियों के लिए कहा था आगे हैं। ज़मीनों पर क्यों नहीं गए? वो जी साहब तो उधर हैं। ठीक है, इनसे कहो ज़मीनों पर पहुंचो। मैं अब्दुल मालिक को फ़ोन करके बता देता हूँ। सहीक बाहर जाकर मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा। शजरा उन्हें हवेली की सैर करवाते हुए अपने प्रोग्राम के मुतालिक भी बताने लगी। सबको इस कदीम हवेली की सैर कराते हुए मज़ा आ रहा था। शजरा, पंकड़ पर पानी भरने जाती हो? मुनम ने शरारत से पूछा। उनका बस चले तो ये काम भी कर लें। सहीक अंदर आ गया था। सब हंस दिए। कल मैं आपको स्कूल और अस्पताल की सैर कराऊंगी। हम सिर्फ खेतों की सैर करना चाहते हैं। भाभी को भी खेत अच्छे लगते थे। खेतों में सैर करने का मज़ा जब आता है जब फसलें तैयार हों। आजकल तो बुआई का काम हो रहा है, ज़रा भी सब्ज़ा नहीं है। आप लोग बाग की सैर कर सकते हैं। चलो ये ठीक है। मुनम खुश हो गई। ये लोग वापस आ गए। दिन बहुत खूबसूरत हो गए थे। शजरा हर वक्त उनके साथ रहती, बातें करती। मुनम और भाभी ज़बरदस्ती रात गए उसे भेजती कि सही का अकेला होगा। उन्हें डर नहीं लगता। वो मामा की गोद में सर रख कर लेट जाए। जाओ शजरा। मामा बालों में हाथ फेरती। मामा, आज मैं इधर ही सो जाती हूँ, अकेले जाते हुए डर लगेगा। आओ हम सब छोड़ने चलते हैं। चले। वो एकदम उछल कर खड़ी हो जाती, सीढ़ियों तक आती और फिर चांद की रोशनी देखकर उन्हें लॉन में ले आती। वहीं टहलते हुए ऊपर जाना भूल जाती। इतनी खूबसूरत कंपनी छोड़कर बोर होने ऊपर नहीं जा सकती थी। जब तक नींद नहीं आ जाती सहीक, अली फहद, मंजर और पापा के साथ बातें करता रहता। उन्हें गाँव की सैर करवाई, स्कूल दिखाया, अस्पताल दिखाया, पंकज की खास तौर पर सैर करवाई। मामा पापा ने अपने साथ लाए हुए तोहफे दिए। ये स्पेशल तुम्हारी सालगिरह का। सब ने अलग अलग तोहफे उसको पकड़ाए। उसे याद ही नहीं था पिछले माह उसकी सालगिरह थी। थैंक यू। यहाँ तो तुमने बहुत धूमधाम से मनाई होगी, मुनम ने पूछा। सहीक उसे देखने लगा। उसे मालूम ही नहीं था। नहीं, इस दफ़ा मैंने सालगिरह नहीं मनाई, बस केक काट लिया था और इन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया। शजरा को झूठ बोलकर ही भरम रखना था। क्या तोहफा दिया? मुनम और भाभी ने इश्तियाक से पूछा। लॉकेट सेट दिया। उसने नज़रें झुकाकर झूठ बोला। सहीक को शर्मिंदगी हुई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी सालगिरह थी? वो बेडरूम में आते ही उसने पूछा। वो खामोश बैठ रही। क्या पूछ रहा हूँ मैंने ज़रूरत नहीं समझी। आज वो बहुत संजीदा थी। सही खामोश हो गया। ठीक तो कह रही थी वो। क्या दिया था उसने जो वो बताती? ये तो मोहब्बतों की बातें हैं। वो अंदर चला गया। शजरा उठकर बाहर आ गई। गहरा अंधेरा बाहर उतर रहा था। खाम खा की उदासी उसके अंदर उतर रही थी। सालगिरह तो वो हमेशा शौक और धूमधाम से मनाती थी। इस दफ़ा सालगिरह बगैर आहट के ही गुजर गई। उसने सर उठाकर तारों भरे आसमान की तरफ देखा। ये स्याह रात कभी तुम्हारा मुकद्दर ना हो। अगर ऐसा हो गया तो वो सर झुकाकर रेलिंग पर झुकी। फिर मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ गाँव वालों के नाम कर दूंगी। अम्मी जान मेरे साथ हैं। मगर ऐसा होगा क्यों? उसके अंदर की लड़की पूछ रही थी। सही की तो पूरी कोशिश है सुलह की। हमारे दरमियान कोई लड़ाई नहीं है, फिर सुलह कैसी? उसने आंखें बंद कर ली। मर्द हमेशा अपनी मर्जी करता है। अपना दिल चाहा तो दिल तोड़ दिया, अपना दिल चाहा तो उठाकर सीने से लगा लिया। उसने तल्खी से सोचा। ये मैं भी जानती हूँ क्या ही मुझे आपकी तरफ ही पलटना है, मगर ऐसे नहीं। मैं भी आपको अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी, फिर कोई फैसला करूंगी। खैरियत तो है? सही किधर ही आ गया। क्या हुआ? सहीक ने भौरी से देखा। कुछ नहीं। वो पलट कर जाने लगी। शजरा, ये इख्तियारी कोशिश थी। उसने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। अगर मैं ना छोड़ूं। उसने झटका दिया मगर गिरफ्त मजबूत थी। आप जो चाहते हैं कतन नहीं मिल सकता। शजरा ने उसके ही अल्फाज लुटा दिए। सच शुक्र इतना तो मालूम है आपको कि हम क्या चाहते हैं। उसने झुककर उसे देखा। इन लफ्ज़ों का उस पर मुतलिक असर न था। यूं ही लड़ते झगड़ते ज़िंदगी गुजार दोगी क्या? झगड़ा? कैसा झगड़ा? हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। बिना कसूर के सज़ा मुझे मिली। झगड़ा होता तो सब्र भी आ जाता। शजरा ने रुख मोड़ लिया। हाथ अभी तक सही की गिरफ्त में था। मैं गलती पर था, मगर मैं गलती पर नहीं हूँ। आपको अपनी इमारत का गुरूर होगा मगर मुझे नहीं है। किस चीज़ की कमी नहीं है मेरे अंदर? किस चीज़ की कमी है मेरे अंदर? इमारत के ज़ोम में आपने लातदरात गलतियाँ की होंगी। लोगों ने मरगूब होकर छोड़ दिया होगा, मगर मैं इस तरह की नहीं हूँ। मुझे मेरा कसूर बताया जाए और फिर सज़ा के लिए तैयार रही। उसका लहजा कतई था। वो हाथ छुड़ा कर घूम गई। यार मैं तो कान पकड़कर सज़ा के लिए तैयार हूँ। सहीक ने उसके सामने आकर कान पकड़े। मुझे किस कसूर की सज़ा मिली? वो बाहर देखती रही। सच बताऊँ,
وہ اس کے سامنے ریلنگ سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کوئی جرم نہیں تھا، بس میں ہی خطا کار تھا۔ مجھے لڑکیوں پر اعتبار نہیں تھا، بہت دھوکے کھائے تھے میں نے ان سے۔ اس کے بعد پھر میں ہر لڑکی کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگا۔ سو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تمہیں اگرچہ میں نے ان لڑکیوں میں شامل کر لیا تھا، اب مجھے احساس ہوا میری سوچ کتنی غلط تھی۔ دنیا کی ساری لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تمہیں دیکھ کر احساس ہوا، بس اتنا شرمندہ تھا کہ دیر پر دیر ہوتی گئی۔ شجرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایک بے بنیاد بات کے لیے آپ نے میری زندگی تلخ کر دی۔ اتنی سطحی سوچ ہے آپ کی، کیا فائدہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کا جب آپ کی سوچ کا دائرہ ہی وسیع نہ ہو۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے پاس ایک لایا حمل ایک پروگرام تھا، ورنہ میری زندگی تو تباہ تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ تمہارے اس عمل نے ہی تو میری آنکھیں کھولی ہیں۔ کیا دیا میں نے تمہیں، اور اس کے بدلے تم نے اس گھر کو، گاؤں کو جنت بنا دیا۔ امی جان کتنی خوش ہے تم سے۔ صحیح نے ذرا قریب آ کر سراہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور مڑ کر جانے لگی۔ شجرا، صحیح نے بے ساختہ آواز دی۔ تم نے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ نہیں پوچھا تھا، مگر میں اپنے سلوک پر شرمندہ ہوں۔ کیا اب بھی معافی کی گنجائش نہیں ہے؟ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ دبی دبی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ناراض تو اس ڈیشنگ پرسنالٹی والے بندے سے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ صحیح نے تو اتنا کچھ کیا تھا، مہینوں سے گریز کیا، اب کچھ دن وہ نہیں بڑھا سکتی تھی؟ فیصلہ امی جان کریں گی، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صبح امی جان سے فون پر بات کروں گی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا۔ جان سوکھنے لگی تھی امی جان کے نام پر۔ تم کیا بتاؤ گی امی جان کو؟ بیڈ روم کے پاس آ کر روک لیا۔ جو کچھ آپ نے کیا، اس نے دھڑلے سے کہا۔ تم ایسی باتیں بتاؤ گی امی جان کو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آپ میرے ساتھ ہی تک امیز رویہ رکھیں۔ میں منہ سے ایک لفظ نہ بولوں، نہ اپنی ماما اور پاپا سے شکایت کروں جو آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں، اور نہ آپ کی امی جان کے آگے حرف شکایت بیان کروں جن کے آپ چاند ہیں، لیکن میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اس نے چہرہ گھما لیا۔ اگر امی جان کو یہ ساری باتیں معلوم ہوئی تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ میں صبح بات کروں گی۔ اس نے ایک دم سے بستر پر لیٹ کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ صحیح نے بند انگوٹھی دوسرے ہاتھ پر مار کر اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ شجرا نے سر اٹھا کر جاتے ہوئے صحیح کو دیکھا اور پھر ہنس دی۔ صبح سے ہی سب کو آم، کیلے اور سیب کے باغ دکھانے لے گیا۔ شجرا نے پہلی بار دیکھے تھے۔ موسم اچھا تھا، مالی سے کہہ کر اسی وقت جھولا ڈلوا لیا۔ بچوں کے ساتھ وہ بھی بچی بن گئی۔ ہمارا یہاں قیام کا ارادہ نہیں ہے، آگے فارم پر جانا ہے، صحیح نے اسے یوں بے نیازی سے جھولتے ہوئے دیکھ کر کہا، لیکن خود اس کا دل اسے جھولا جھلانے کو چاہ رہا تھا۔ معلوم ہے مجھے، آپ لوگ واپس آ جائیں جب تک میں ادھر ہی ہوں، بے نیازی سے جواب آیا۔ فارم پر گھوڑے دیکھتے ہی وہ سواری کے لیے مچلنے لگی۔ منظر بھائی چلیں، اس نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آئیے پاپا۔ کیا یاد کرو گی لڑکی؟ منظر اچھل کر گھوڑے پہ بیٹھا۔ ایک گھوڑا اس نے پاپا کو دیا۔ پاپا نے ہی اسے رائڈنگ سکھائی تھی۔ صحیح بھائی باقی سب کو لے کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ یہ لوگ چکر لگا کر آ گئے، کافی دور تک گئے تھے۔ پاپا کو گھوڑا بہت پسند آیا، مگر وہ تھک گئے تھے۔ وہ اس چکر میں اتر کر انہیں سواری کا کہہ کر گیسٹ روم میں چلے گئے۔ ہو جائے ریس، صحیح نے کہا۔ بالکل بھائی، منظر تیار تھا۔ صحیح کچل کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ دوسرے لمحے ان کے پیچھے شجرا بھی اپنا گھوڑا بگا رہی تھی۔ ماسٹر کر دیا پاپا نے اسے، تینوں برابر رہے۔ تم کسی چیز میں ہارنا نہیں، واپسی پر صحیح نے کہا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ منظر بھی گھوڑے سے اتر کر اسے باندھنے لگا۔ میرا بھی باندھ دینا یار، صحیح نے کہا، مگر میرا ابھی اور رائڈنگ کا ارادہ ہے۔ شجرا نے گھوڑے کا رخ موڑا۔ اس لڑکی کا دل گھوڑے سے کبھی نہیں بھر سکتا۔ منظر نے اسے پیار سے دیکھا۔ چلو دونوں آگے جاتے ہیں، میرا بھی دل نہیں بھرا۔ ایک دم سے بالکل اچانک صحیح اچھل کر اس کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی گھوڑا دوڑا دیا۔ شجرا چیخنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صحیح نے اسے سنبھال لیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ زور سے چیخی۔ یہ بدتمیزی نہیں، میرا حق ہے۔ صحیح نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پلیز واپس موڑیں، کیا سوچیں گے سب؟ وہ خجل سی ہو گئی۔ بیوی ہو تم میری، حق ہے میرا۔ بیوی اور حق جانتے ہیں دونوں کو؟ اس نے طنز سے منہ موڑا۔ نہیں، جانتا نہیں تھا، لیکن اب جاننے لگا ہوں۔ محبت بھرے لہجے میں قریب ہو کر سرگوشی کی۔ واپس چلیں ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گی۔ اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو، چھلانگ لگاؤ گی تو میں بھی جاؤں گا، صحیح نے شرارت سے کہا۔ میں کسی دھمکی سے نہیں ڈرتی۔ وہ سچ مچ چھلانگ لگانے لگی۔ اس نے ایک دم سے گھوڑا واپس موڑ لیا۔ میرے ساتھ زبردستی مت کیا کریں، شجرا نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر میری بات مانتی کیوں نہیں ہوں؟ منا تو رہا ہوں۔ صحیح نے اس کے مہکتے ہوئے بال اپنے چہرے سے پیچھے کیے۔ میری مرضی۔ اس کے لہجے میں ناز بھی تھا اور ادا بھی۔ صحیح اس کی ادا کو غصہ سمجھتا رہا۔ فارم پر پہنچ کر گھوڑا رکا۔ آج کی رائڈنگ کا مزہ آ گیا۔ صحیح نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ چھلانگ لگا کر نیچے اتری، اسے منہ چڑھایا اور آگے چلی گئی۔ صحیح بے اختیار کہا مار کر ہنس دیا۔ فارم پر سب نے بے حد انجوائے کیا، بے حد خوش تھے سب لوگ۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی واپس چل دیے۔ وہ صحیح کی طرف سے مکمل گریز کر رہی تھی اور وہ صاحب بہادر بہانے پر بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ کاش سب لوگ اسی طرح اپنی مدد آپ کر کے اپنی زندگی سنوار لیں۔ اس روز گھاس پر چائے پیتے ہوئے علی بھائی نے کہا۔ انہیں شجرا کا کام بہت پسند آیا تھا۔ میرا خیال ہے شجرا
ईद गिर्द के गाँव का विजिट कर लो, लोग खुद बहुत ही तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने लगेंगे। मंजर भाई ने मुफ्त मशवरा दिया, ताकि जो मेरी नन्ही सी जान है नजर ही ना आए। एक गोली बहुत है, खुदा ना करे। कैसी बदफाल मुँह से निकालती हो। अम्मी जान दहलगी। अम्मी जान ऐसा भी होता है, ये सारी ज़मीनें हमारी हैं, मगर हम लोगों को हुकूमत करने का शौक़ नहीं। मगर ये ठेकेदार जो हमारी ज़मीनों पर काम करते हैं, गांव के कमज़ोर लोगों पर जुल्म करते हैं, इन्हें खुदा का खौफ नहीं होता। ये मैं जानती हूँ, मैंने कितनी मुश्किल से कदम उठाया है। होम में काम करने वाली ख़वातीन पहले ठेकेदारों के घर काम करती थीं और बेइज्जत होती थी। उन्हें उनके काम का अच्छा मुआवजा नहीं मिलता था। मैंने उन्हें काम दिया है, अब उन्हें बेहतर मुआवजा मिल रहा है। बहुत खुश हैं वो। इन ठेकेदारों के सीने पर सांप लौट रही हैं। उनका बस नहीं चलता कि क्या कर दे। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार करती है। उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कुछ कहने की। दूसरे दिन में उनसे सारी ज़मीनें ले लूँगा। सही को एकदम से गुस्सा आ गया। मैं तो अपनी ज़मीनों पर सवाए सैर के लिए कभी गया ही नहीं। शजरा के बड़े बड़े कामों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इंशाल्लाह मैं भी ऐसे ही काम करूँगा। मंजर ने अज़म से कहा। बाबा और मामा ने तायद भरी नज़रों से उसे देखा। भाई एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। ये हमारे यहाँ की रवायत है, जो मेहमान इस हवेली में आता है अपने नाम का एक पौधा ज़रूर लगाता है। कल पौधे आ जाएंगे, आप लोग भी लगाइएगा। सहीक ने खुशगवार लहजे में कहा। शजरा, तुमने कौन सा पौधा लगाया? मुनम ने शौक से पूछा। फ़िलहाल मैंने कोई पौधा नहीं लगाया। उसने फ़खर को गोद में लेकर प्यार किया। मैं ऐसा पौधा लगाना चाहती हूँ जो हमेशा रहे। फिर ऐसा करो, सब्र का पौधा लगाकर मोहब्बत का छिड़काव करो, इंशाल्लाह मुराद पूरी होगी। मंजर हाथ उठाकर उसे दुआएं देने लगा। शजरा और सहीक ने एकदम से एक दूसरे को देखा। बेशक उसने सब्र किया था मोहब्बत से। अली भाई, आपको एक बात बताऊं, इन दरख्तों पर नाम भी लिखा है लगाने वालों का। शजरा ने शौक से उन्हें बताकर दूर लगे दरख्तों की तरफ इशारा किया। अच्छा। मंजर और अली भाई के साथ पापा भी उठकर उन दरख्तों के करीब जाने लगे। क्या ख्याल है, एक मोहब्बत का पौधा हम भी न लगा लें? सहीक ने करीब आकर जुमानी लहजे में पूछा। सॉरी, जब मोहब्बत होगी तो देखा जाएगा। वो उनके पीछे जाने लगी। सहीक भी उसके साथ कदम उठाने लगा। दूसरे दिन शजरा की पूरी फैमिली ने एक किताब में फासले से पौधे लगाए। इंशाल्लाह ताला कुछ सालों बाद इन पर आप खुद ही नाम लिखेंगे। सहीक ने हाथ झाड़ते हुए उन्हें देखा। हजार कहने पर भी शजरा ने पौधा नहीं लगाया था। हाँ, सहीक के लगाए हुए पौधे पर हाथ ज़रूर रख दिया था। फिलहाल ये भी बहुत था। अब उन लोगों के जाने में 2 दिन थे। शजरा का दिल उनके साथ जाने को चाह रहा था, मगर एक लफ्ज़ न बोली थी। रात वो मामा के पास सोई। अपने बिस्तर पर लेटते हुए सहीक धीरे से मुस्कुराया। बेफिक्र रहो शजरा, मैं मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। आंखें मूंदते हुए बंद आंखों के पीछे उसे महसूस किया। सुबह मुनम का दिल पंखट पर जाने को चाह रहा था। वो भाभी मुनम और बच्चों को लेकर पंखट ठिकाने के लिए निकलने लगी। रईस या कादिर को साथ ले जाओ, सहीक ने कहा। अब क्या ज़रूरत है, सारा गांव तो जानता है। उसने बेनियाजी से कहा। एहतियात अच्छी होती है। सहीक अली यार खान ने दोबारा कहा। अच्छा, फिर उससे कहिएगा दूर दूर रहे। वो बाहर निकल गई। पंखट के पास उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ठंडा पानी पिया और 2 लड़कियों से बातें की। शजरा तो वहीं बच्चों के साथ खेलने लगी। दोपहर ढलने लगी। चलो शजरा, काफ़ी देर हो गई है। हाँ चले। वो कपड़े झाड़ कर उठ खड़ी हुई। फ़खर को मुनम के हवाले किया। दोनों आगे आगे चलने लगी। तभी बिस्मा उसका हाथ छोड़कर पीछे आई, भागी। आनी, ओल ओल और खेलूंगी। नहीं जानो, अब चलो, बाकी कल। वो पीछे भागी और जाने कहाँ से उस पर फायरिंग होने लगी। वो बिस्मा के ऊपर गिर गई कि उस पर खराश ना आए और उसके बाजुओं से खून के फुवारे फूट पड़े। लम्हा भर में बेहोशी के गहरे समंदर में गर्क थी। नीम जान आंखों के पीछे हैरत थी। शजरा, शजरा। मुनम और भाभी भागी आई। दूर से रईस और कादिर भागे आए और अपने गेस्ट हाउस में अली भाई मंजर पापा के साथ बातें करता सही गोलियों की आवाज़ पर उछल कर खड़ा हुआ। सब पीछे भागे। गाली खोलकर पीछे बैठा मंजर भी जल्दी से बैठ गया। खुदा खैर करे, वो दिल में दुआएं मांग रहा था। रास्ते में गाड़ी रोक दी। रईस की मदद से मुनम और भाभी शजरा को उठाए हुए थी। क्या हुआ? सहीक पागलों की तरह भागा। साईं जाने कहाँ से गोलियां बरसी थी। कादर ने कहा। उसने झपट कर उसे बाहों में लेकर गाड़ी में लटाया। मंजर ने फ्रंट सीट संभाली। मेहमानों को घर ले जाओ, मंजर ने चीख कर कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पल में उसके जिस्म से निकलते खून ने सहीक को भिगो दिया। उसका दुपट्टा बाजू पर बांध दिया। गोलियां जाने कहाँ कहाँ लगी थी। खुदाया, मेरे जुर्म की इतनी बड़ी सजा न देना। ऊंचा लंबा सही अली यार खान खुद को संभालते संभालते उसे यूं नीम जान देख कर सिसक उठा। करीब तिन अस्पताल भी हज़ारों कोस दूर था। सहीक ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। मंजर तेज़, बहुत तेज़। वो अपनी जान देकर भी उसे बचाना चाहता था। अस्पताल के कॉरिडोर में सब जमा थे। भीगी आंखों के साथ उसकी ज़िंदगी की दुआ कर रहे थे। बेगम रेहाना अली यार खान अपनी बहू से मिलने के लिए बेचैन थी। उनके पास जाकर उसे नेक काम करने की मुबारकबाद देना चाहती थी, मगर अपनी बीमारी के हाथों मजबूर थी। मगर ये कब उन्होंने चाहा था उनकी बहू यूं नीम जान उनसे मिलने आए। आंसू रवा थे। असवद अली यार खान मस्जिद में जाकर बैठ के आदिल अली यार खान और आदिल अली यार खान बार बार फ़ोन कर रहे थे। ममा, पापा, मुनम, भाभी, अली, मंजर, शान, फहद बेकरारी से कॉरिडोर में बैठे थे। सही रोना चाहता था। उसका दिल चाह रहा था
माँ की गोद में मुंह छुपाकर भल भल रोते। शजरा को कुछ हो जाता तो वो भी जिंदा नहीं रहता। गुनहगार वो था, उसका जाने कहाँ कहाँ उसके नाजुक से जिस्म में गोलियां लगी थी। ये काम किसका हो सकता है, ये उसे सोचना था, मगर इस वक्त उसे सिर्फ शजरा की फिक्र थी। वो ऑपरेशन थिएटर में थी। चोटी के काबिल डॉक्टर सहीक ने जमा कर लिए थे, जो पिछले 2 घंटों से जान तोड़ कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। खून बहुत ज्यादा बह गया था। मंजर ने 2 बोतल खून दिया। सहीक का ग्रुप मिलता तो सारा खून निचोड़ देता। लब भींचे, मुठ्ठियां भींचे। वो बाहर देखते रहा। कातिल किसी कीमत पर उसकी पहुंच से बाहर नहीं जा सकते थे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा मजबूती से बंद था। शजरा, तुमने मुझे ज़िंदगी की नई रोशनियों से आगाह किया है। तुमने मुझे औरत का नया रूप दिखाया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाहर आकर उसने रईस से मोबाइल लिया और अपने दोस्त सीआईडी इंस्पेक्टर आफ्ताब को फ़ोन करने लगा। सारी तफसील बताकर फ़ोन बंद कर दिया। रईस, ये हुआ कैसे? तुम कहाँ थे? साईं, मैं और कादर तो बीबी जी के पीछे पीछे चलना चाहते थे, मगर उन्होंने कहा ज़रा फासले से रहो। हम लोग वापस आ रहे थे कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई। कौन हो सकते हैं वो लोग? साईं, मेरे जहन में तो 2 नाम आते हैं। एक ठेकेदार नवाज का, दूसरा नाम बराबर के गांव के वडेरे रहीम दाद का, कि इसने अपने बंदे का बदला लिया जो हमारे खेतों में कत्ल हुआ था। मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक नज़र उसे देखा। तुम ऐसा करो, गांव वापस जाओ। इंस्पेक्टर आफ्ताब आएगा, वहाँ उसे जाए वारदात पर ले जाकर तफसील बताना। जो वो कहे कर देना। जी साईं, दुआ करना रईस, तुम्हारी बीबी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह साईं, ज़रूर अच्छी होंगी, उसने यकीन से कहा और बाहर निकल गया। वापस आया तो डॉक्टर मंजर को इंजेक्शन लाने के लिए कह रहे थे। लाओ मंजर, मैं ले आता हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। मैं ले आता हूँ भाईजान, यहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो बाहर की तरफ बढ़ गया। सबके चेहरों पर परेशानी थी। क्या होगा? अली भाई, आप ख़वातीन को घर ले जाएं, परेशान हो रही हैं। नहीं नहीं, जब तक शजरा को होश नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाएंगे। सहीक भाई, मुनम ने भीगे हुए लहजे में कहा। वो पलट कर अपनी माँ के पास आ गया। वहीं उनके पास ज़मीन पर 2 जानों होकर बैठा और उनके घुटनों पर अपना सर रख दिया। दुआ करें अम्मी जान, सब ठीक हो जाए। उसकी आंखें भीगने लगी। सब ठीक होगा बेटा। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरा। मम्मा ने भी उसके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली दी। लम्हा लम्हा क़यामत का था, वक्त गुजर नहीं रहा था। 6 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद दरवाज़ा खुला। डॉक्टर रहमान बाहर आए, बेहद थके हुए थे। खैरियत तो है डॉक्टर साहब? सहीक ने उनके हाथ थाम लिए। उन्होंने लम्हा भर को नज़र उठाकर देखा। कहाँ खड़ा कर दिया था उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो बस गांव की सैर करवाने निकली थी। सहीक ने बेकरारी से कहा। 7 गोलियां निकली हैं उसके जिस्म से। माय गॉड, सबके दिल दहल गए। डॉक्टर प्लीज़। दरवाजे पर नस खड़ी थी। वो दोबारा अंदर चले गए। कौन हो सकता है ऐसा दुश्मन? सबके जहनों में सवाल थे। डॉक्टर थोड़ी देर बाद फिर तौलिए से हाथ पहुँचते बाहर आ गए। खून बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है, अभी खून की और ज़रूरत होगी। सहीक ने सबको घर जाने के लिए कहा। इन सबको तसल्ली हुई थी। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, सो मंजर के साथ घर चले गए। सहीक वहीं सुतून से टेक लगाए खड़ा था। एक नज़र देखकर अपनी तसल्ली करना चाहता था, मगर दरवाज़ा मजबूती से बंद था। वहीं बैठकर खुद पर नज़र डाली। बाजुओं पर, शाने के पास, सीने, दामन में उसके खून के धब्बे थे। धीरे धीरे उन पर हाथ फेरते हुए सोचता रहा। जाने कितना वक्त गुजर गया। तभी मंजर आता नजर आया। मैं जानता हूँ आपने कुछ नहीं खाया होगा, चलें पहले फ्रेश होकर ये कपड़े पहन ले, फिर खाना खाइए। उसने हाथ बढ़ाकर खड़ा किया। मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसने साफ़ सुथरे मंजर शान पर नज़र डाली। मगर शजरा आपको साफ़ सुथरे हुलिये में देखना चाहेगी। कहाँ बदलूंगा कपड़े? उसने उधर तराशा। बाबा इधर नहीं कह रहा, वहाँ प्राइवेट रूम में जहाँ शजरा मुंतकिल होगी। वो उसे प्राइवेट रूम में ले आया। उसने बैग से कपड़े निकाले, बाथरूम में चला गया। नर्स ने भी बताया, बाएं बाजू और टांगों पर गोलियां लगी थी। सीने या पेट पर इतनी गोलियां लगती तो जिंदा बचना मुश्किल था। कतरा कतरा खून उसकी रगों में उतर रहा था। हर कतरे के साथ सही जिंदगी की दुआ मांग रहा था। मंजर एकदम से बाहर निकल गया। शजरा तो उसे इतनी अजीज थी, हल्का सा बुखार होता तो सारी रात उसके सराहने बैठा रहता। उंगली भी कट जाती तो खुद पट्टी करता। शजरा हंसती। भाई, कितना सा दिल है आपका। और आज उसका दिल भरा है। एकदम से सुतून से सर टिकाकर रो दिया। सही बाहर आया और एकदम से उसे गले लगा लिया। कितना खून बहा होगा भाईजान, हम तो उसे कांटा भी नहीं चुभने देते थे। वो सिसक सिसक कर रह गया। हौसला मंजर, हौसला। हम ही अगर हौसला खो देंगे तो कौन संभालेगा उसे? सहीक ने आंसू पोंछे। खुद उसका दिल रोने को चाह रहा था। घर जाओ मंजर, सबको सुबह लेकर आना, अभी मत बताना। शीशे के पार से उसके साकत वजूद को देखा। दोनों की आंखें भरने लगी। सारी रात सजदे में घिरकर उसकी जिंदगी की भीख मांगी खुदा से। सब उसके लिए दुआ गो थे। डॉक्टर कामरान ने सुबह ऑक्सीजन मास्क अलग किया। सहीक दूर बैठा उसे देखता रहा। चेहरा जर्द हो रहा था उसका। चौथी बोतल खून की लगी थी उसे। ग्लूकोज की बोतल हटा दी। सुबह 10-11 बजे उसे होश आने लगा। दम सादे से ही खड़ा था। तभी दरवाज़ा खोलकर मंजर, अली भाई, पापा और बाबा जान आ गए। धीरे धीरे उसने पलकें खोली। सब उसके इर्द गिर्द थे। पूरे 24 घंटे बाद होश आया था। सबने उसकी पेशानी चूमी। बाहर निकलकर पापा ने ढेर सारे पैसे लुटा दिए। बेपनाह नकाहत थी, लब हिले मगर आवाज़ न निकल सकी। सहीक पीछे खड़ा उसे देखता रहा। आंखें भीग गई थी। मंजर ने उसका हाथ थाम लिया। मुबारक हो बाबा जान। डॉक्टर रहमान ने उन्हें
मुबारकबाद दी। उनके फैमिली डॉक्टर थे वो। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। उन्होंने डॉक्टर साहब को शाने से लगा लिया। बहू बेगम का सदका दीजिए, इनकी ज़िंदगी थी तो बच गई। इतनी गोलियां निकालने के बाद मैं तो मायूस था। वो बातें करते हुए बाहर आ गए। बेटा, बहू के लिए हल्का सा सूप बनवा कर लाओ, उन्होंने मंजर से कहा। लो बेटा, आधी दफ़ा बकरा भी लेते आना। पापा ने उसके हाथ में पैसे रखे। मंजर बाहर खड़ा बाहर ड्राइवर खड़ा है, उसके साथ चले जाना। एक नहीं दो बकरे लेकर आना, सहीक ने कहा। बेतहाशा खुश था वो। सहीक सामने आया तो वो फिर से आंखें बंद कर चुकी थी। सूप के साथ साथ मंजर सबको ले आया। सब ने उसे प्यार से चूमा। अम्मी जान उसके पास बैठकर सूप पिलाने लगी, चम्मच चम्मच। वो सबको देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। सबके जिस्मों में जैसे जान पड़ गई थी। कुछ बोलना चाहती थी मगर लब काम कर रह के। प्लीज़ उनके पास रश न लगाइए, कमरे का बढ़ता हुआ टेम्परेचर इसके लिए नुकसानदेह होगा। डॉक्टर रहमान आ गए। सब उसे देखते हुए एक एक करके बाहर जाने लगे। सही कमरे में आया तो वो गहरी नींद में थी। 3 दिन बाद उसे मुकम्मल तौर पर होश आया। सबसे हंसकर बातें की। इन सब के दरमियान सही को ना पाकर महसूस भी किया मगर इजहार न किया। मंजर उसे बहलाता रहा। अभी तक उसने सही को नहीं देखा था। वो जानबूझकर ग्रेज कर रहा था। आने से सख्त शर्मिंदा था वो। और शजरा का दिल उसे देखने को चाह रहा था। किससे पूछती। उस दिन रईस आया तो कमरे में ममा और अम्मी जान थी। रईस, मुझे तुमसे काम था। जी बीबी जी। वो हाथ बांधे खड़ा था। गांव में सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है बीबी जी। इंस्पेक्टर आफ्ताब तहकीक कर रही हैं, कातिल जल्द ही पकड़े जाएंगे। रईस, वो सहीक के मुतालिक पूछना चाहती थी। अच्छा कुछ नहीं। दोनों ख़वातीन की नज़रें उस पर जमी थी। उसने मुंह फेर लिया मगर रईस समझ गया। बीबी कुछ पूछना चाहती हैं। इस वक्त तो चला गया मगर यूं ही ड्राइवर दोनों को ले गया तो कमरे में आ गया। जी बीबी जी। शजरा खुश हो गई। रईस, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? धीरे से पूछा। साहब, वो तो जी इधर ही होते हैं सारी रात आपके पास। दिन में सब आ जाते हैं तो चले जाते हैं। इंकशाफ किया। अच्छा, उसे हैरत हुई। ठीक है तुम जाओ। सलाम बीबी जी। वो चला गया। रात वो उसका इंतज़ार करते करते सो गई। सही अंदर आया तो गहरी नींद में थी वो। धीरे से कुर्सी पर बैठा उसे देखता रहा। कितना दिल चाहता था उससे बातें करने को। सुबह का उजाला फैलने लगा। मंजर के आने के बाद वो भी जाना चाहता था कि शजरा की आंख खुल गई। कलाई पर घड़ी बांधी नज़र उठाई। शजरा आंखें खोलकर उसे ही देख रही थी। वो लम्हा भर को देखता रहा, फिर एकदम से मुड़कर जाने लगा। प्लीज़ अगर आप गए तो मैं सब कुछ खींच दूंगी। उसने अपनी पट्टियों की तरफ इशारा किया। नहीं। वो बेख्तियार हो करीब आया। मैं इतनी बुरी हूँ कि देखना नहीं चाहते। कहते मैं भी मर जाती हूँ। शजरा। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। शजरा की आंखें भीगने लगी। ऊंचा लंबा सहीक जिसका तस्वुर करके ही शजरा महजूब हो जाती थी। इतना अरसा उसके सामने रहते हुए, एक छत के नीचे सोते हुए उससे मोहब्बत हो गई थी जिसका हल्का सा लम्स उसके दिल में दीप जला देता था। सारी उम्र वो उसे देखते रहना चाहती थी। बेख्तियार लाख जब्त के बावजूद बेपनाह शर्मिंदगी के एहसास से सही के लिए यार खान शजरा का हाथ थाम कर उसके शाने पर सर रख कर रो दिया। नहीं। शजरा को बेपनाह तकलीफ हुई। वो उसके आंसू पूंछना चाहती थी मगर एक हाथ पर पट्टियां बंधी थी, दूसरा हाथ सही की गिरफ्त में था। शजरा भी बेख्तियार रो दी। धीरे से हाथ चुरा कर उसके शाने पर रखा। आपके आंसू मुझे बहुत बहुत तकलीफ दे रही हैं। उसने सर उठाया। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। शजरा ने उंगली की पोरों से आंसू समेटे। किस बात की? उसने भरी हुई आंखों से उसे देखा। मैंने तुमसे ऐसा सलूक किया जिसकी मुझे सज़ा मिल गई। उसने अपना चेहरा साफ किया। सज़ा तो मुझे मिली है, बावजूद आपकी सॉरी के मान नहीं रही थी। शजरा रुमाल में आंसू समेटे। लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं थी। बस मुझे अच्छा लग रहा था आपसे रूठना। आप एक दफ़ा भी मेरा हाथ थाम लेते, सच मैं सब कुछ भूल जाती। उसकी आंखों में यकीन भरी सच्चाई थी। तुम सिर्फ रूठ रही थी जिसे मैं समझ नहीं सका, मगर मैं तो बेबुनियाद बात पर नाराज़ था। खुदा ने मुझे सज़ा दी है। आपको कैसे सज़ा मिली? तकलीफ़ तो मुझे हुई है। गोलियां मुझे लगी। कई महीनों तक मैं चल नहीं सकूंगी। फिर आपको कैसी सज़ा? तुम नहीं हो, मैं हूँ। तुम मेरे वजूद का हिस्सा हो। मेरा दिल चीर कर देखो। तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। कितना शर्मिंदा था मैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ये देखो, मैं भी जिंदा नहीं रहता। उसने एकदम से पॉइजन की शीशी निकाल कर उसे दिखाई। सहीक। शजरा ने उसके हाथ से शीशी छीन कर दूर फेंक दी। कैसी बुरी बातें सोचते हैं। मालूम नहीं खुदकुशी हराम है। उसने सहम कर उसे देखा। जहाँ तुम वहाँ हम। जहाँ जाती अपने पास पाती। उसने पहली बार मुस्कुरा कर उसे देखा। उसने मुंह फेर लिया, हाथ छोड़ दिया। मैं जानता हूँ अब तुम नाराज़ नहीं हो सकती। बल्कि वो रुक गया। बल्कि क्या? उसकी तरफ देखा। बल्कि ये कि नखरा कर रही हो। वो मुस्कुरा कर देखा। वो भी हंसती। सुबह के खूबसूरत सुकून और उजालों की कसम, सारी ज़िंदगी फूलों की तरह रखूंगा। उसने अपनी वफा का यकीन दिलाया। देखेंगे जनाब। उसने बनकर उसे देखा और वो उसके स्टाइल पर हंस दिया। इतनी तकलीफ में भी वो पुरसुकून थी। सही तमाम तर मोहब्बतों के साथ उसे देखा गया। तभी मंजर शान नाश्ता लेकर आ गया। शजरा का हंसता हुआ चेहरा देखकर वो खुश हो गया। भाई नौकर किस लिए हैं? शजरा ने फखर से उसे देखा।
اپنی بہنا کے نوکر ہم ہیں۔ اس نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ سہیک نے اس کا تکیہ اونچا کیا، گیلے تولیے سے منہ صاف کیا۔ ابھی وہ بیٹھ نہیں سکتی تھی، کمر کے پاس شدید تکلیف تھی۔ سہیک نے اسے ناشتہ کروایا، وہ جھینپ رہی تھی۔ شرم آ رہی ہے تو چلا جاؤں؟ منظر نے اسے چھیڑا۔ بیٹھے رہیے جناب۔ سہیک نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد گزرتے ہوئے دنوں میں سہیک علی یار خان نے اس کی جی جان سے خدمت کی۔ ماما، پاپا، منم بھابی، علی، فہد سب واپس چلے گئے۔ منظر اسی کے پاس تھا، وہ اپنی آنکھوں سے چلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ سہیک نے اسے ہتھیلی کا چھلا بنا کر رکھا جب تک وہ چلنے کے قابل نہ ہوگی، مگر ابھی ہسپتال سے چھٹی نہ ملی تھی۔ امی جان نے کتنی دفعہ اس کا صدقہ دیا، نندے اور جٹھانی اس کے پاس رہیں۔ سہیک کی حالت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ بھی تو دیر سے ہی صحیح پور پور اس کی محبت میں ڈوبی تھی، مگر دیر کہاں، شروع دن سے ہی اونچے لمبے وجیح سہیک نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ آج اسے چھٹی ملنی تھی۔ گاؤں میں سب خیریت ہے نا؟ پیکنگ کرتے سہیک کو دیکھا۔ گاؤں کا نام مت لینا، اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ کیوں؟ مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس لیے اس گاؤں نے ہی مجھے قبر تک پہنچا دیا تھا۔ جانتی ہو کتنا تڑپا تھا میں تمہارے لیے، کتنی منتیں مانگی ہیں تمہارے لیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جانتی ہوں، اس نے شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ غریب لوگوں کو اس طرح سے تو نہیں چھوڑ سکتے، کوئی تو ان کا ہو۔ بارش کا ایک قطرہ بھی بہت ہوتا ہے، تم نے بہت کچھ کر دیا ہے ان کے لیے، اب میں تمہیں وہاں لے کر ہی نہیں جاؤں گا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ اس طرح دشمنوں کو اور شے مل جائے گی، میں نہیں جانتا، اس نے منہ پھیر لیا۔ چلیں یہ بعد میں سوچیں گے، اب تو گھر چلیں۔ وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، بس ابھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر پھر چیزیں سمیٹنے لگا۔ ہاں جی فیصلہ ہو گیا، میری بہنا بالکل ٹھیک ہے، گھر جا کر غسل صحت کرے گی اور پھر میرے ساتھ کراچی چلے گی۔ منظر شان لہک کر کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ لو! اس کی بات سنتے ہی سہیک نے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ شجرا منہ پھیر کر ہنس دی۔ کچھ نہیں برخوردار۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ جواب میں اس نے منہ چڑھا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جواب میں مسکراتی رہی۔ امی جان نے گاڑی اندر داخل ہوتے دیکھ کر بگڑا منگوا کر صدقہ دیا، اس کی بلائیں لیں، اسے اپنے ساتھ لگا کر اندر لے آئیں۔ بابا جان نے پیار کیا، اوپر لے جانے کے بجائے نیچے کا کمرہ ٹھیک کر دیا، ادھر ہی لے آیا۔ اوپر اپنے کمروں میں کیوں نہیں؟ سہیک سے پوچھا۔ اس لیے کہ ابھی آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، اس نے مسکرا کر تسلی دی۔ یہاں رہتے ہوئے ماما کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ امی جان نے بے تحاشا محبت دی۔ ماما پاپا روز فون کر کے اس کی خیریت پوچھتے۔ امی جان نے کہہ دیا غسل صحت دھوم دھام سے ہوگا، ماما پاپا نے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ جس دن اس کا غسل صحت تھا، سہیک اس کے لیے اسٹائلش سے خوبصورت گرین کلر کا لباس خرید لایا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا خوبصورت؟ جواب میں سہیک ہنس دیا۔ ایک خوشخبری ہو رہے۔ کیا؟ وہ تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے۔ ٹھیکیدار نواز کا آدمی تھا، گاؤں کی درست ہوتی حالت نے اسے آگ بگولا کر دیا تھا۔ اس کی مرضی صرف تمہیں شہر واپس بھیجنے کی تھی تاکہ وہ دوبارہ گاؤں والوں پر حکومت کر سکے۔ تفصیل سے بتایا۔ یہ باتیں اس آدمی نے بتائی ہیں جو فائرنگ کر رہا تھا؟ مائی گاڈ! شجرا کو بے حد افسوس ہوا۔ کیسے بے ضمیر لوگ ہیں! کیا سزا دی اسے آپ نے؟ میں نے اسے گاؤں کا گھر خالی کرنے کے لیے کہہ دیا، ٹھیکہ بھی واپس لے لیا۔ اگر تم خود سزا دینا چاہو تو مجرم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اسے قانون کے حوالے نہیں کیا، یہ سزا ہی اس کے لیے بہت ہوگی۔ سزا دینے والا خدا ہے، پھر میں کیوں دوں؟ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، لباس پسند آیا؟ آج بہت اچھا تیار ہونا، بیوٹیشین کو فون کر دیا ہے، شام کو آ جائے گی۔ سہیک نے چاہت سے اسے دیکھا۔ وہ ہنس دی۔ کوئی کمی نہ ہو؟ اس نے جھک کر سرگوشی کی۔ وہ بس ہنستی رہی۔ واقعی شام کو اس کی تیاری میں کمی نہ تھی، ابصرہ لگ رہی تھی وہ۔ امی جان نے اس کی نظر اتاری۔ شام کی فلائٹ سے ماما پاپا باقی سب بھی آ گئے، ڈھیر سارے تحفے لائے۔ امی جان اور بابا نے بڑے پیمانے پر دعوت کا انتظام کیا تھا۔ کلف لگے سفید کرتا شلوار میں پشاوری موٹی چپل پہنے، بار بار اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہنیں شرارت سے ہنس رہی تھی۔ رات گئے جب یہ غسل صحت میں دیا جانے والا عشائی اختتام پر پہنچا تو سہیک کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اوپر آنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ تازہ گلابوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ سہیک نے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اتنا خوبصورت تازہ گلابوں سے سجا ہوا بیڈ روم دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ غسل صحت مبارک ہو، اس نے اپنی جیب سے کنگن نکال کر جھک کر اسے پہنائے۔ وہ ابھی تک بیڈ روم کی مدہوش کر دینے والی خوشبو میں کھوئی تھی۔ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ، اس نے بند پیکٹ اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ یہ ہماری شادی کی سالگرہ کا۔ اوہ! وہ اسے دیکھے گی۔ یہ عید کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ ڈھیر سارے گفٹ پیکٹ اس کے اطراف جمع کر دیے۔ مسکراہٹ کے جگنوں اس کے چہرے پر رقصہ تھے۔ وہ بے اختیار محبت سے گندے اس شخص کو دیکھے گی جس نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کس خوبصورت طریقے سے کیا تھا، اور جو اس کی پیشانی پر لگی بندیاں ٹھیک کرتے ہوئے اپنی بے تحاشا محبتوں کا اعتراف کر رہا تھا، جس کی آنکھوں میں محبت کی انکہی داستانیں تھیں جو بنا کہے اظہار کر رہی تھی۔ وہ اب بھی مان نہ لاتی۔ دھیرے سے آنکھیں موند کر اس کے شانے پر اپنا سر رکھ کر اس بات کا احساس دے دیا کہ وہ بھی اسے اتنا ہی چاہتی ہے۔ اسی پل گہرا سانس لیتے ہوئے احساس ہوا پچھلے برس جو دن اس کی زندگی میں آئے بغیر گزر گیا تھا، آج پھر تمام تر لطف طاقتوں کے ساتھ آ گیا ہے۔
شرمیلی سی مسکان کے ساتھ اس نے سر جھکا لیا۔ صحیح تمام تر شوق سے اسے دیکھے گا جو دلہن کا روپ سجا کر گلاب لگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔